एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में हम यहाँ पे 40 प्लस फंक्शंस को सीखने वाले और कवर करने वाले। इन फंक्शंस का यहाँ पे मैं सिंगल यूज बताने जा रहा हूँ, पर डिफरेंट केसेस में इन फंक्शंस को अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता। एमएस एक्सेल में अगर डेटा के साथ आप कहीं पे भी फंस जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम हमेशा यही फंक्शंस का यूज करेंगे। तो सिंपल आपने इन फंक्शंस का काम सीखना है और कहीं पे भी अगर आप फंस जाते हैं किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स में तो यही फंक्शंस आपका हेल्प करेंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो समझते हैं यहाँ पे इन फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप। रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए हम रेंड और रेंड बिटवीन फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हमें रैंडम नंबर चाहिए तो ये दो फंक्शंस हमारा हेल्प करेंगे रैंडम नंबर्स को जनरेट करने में। तो सबसे पहले रेंड तो इक्वल्स टू फंक्शन और फार्मूला हमेशा इक्वल सिंबल से स्टार्ट होता है, इसके बाद RAN और यहाँ पे फंक्शंस की लिस्ट मिल जाएगी। इसमें से जो भी फंक्शन आपको चाहिए होगा आप सिंपल वो फंक्शन अप एरो और डाउन एरो का यूज करके इस तरह चूज करोगे और इसके बाद अपने टैब की अपने कीबोर्ड से प्रेस करना, इससे फंक्शन ऑटो कंप्लीट और ब्रैकेट भी स्टार्ट हो जाएगा। अब इस फंक्शन का यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये आपसे कोई भी पैरामीटर नहीं मांग रहा। इसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे जो नंबर आ चुका है वो नंबर 0 और 1 के बीच में। तो डेसिमल पॉइंट में जब भी आपको नंबर चाहिए तो रेंड फंक्शन का आप यूज कर सकते हो। इसी तरह अगर हमें बाकी सेल्स में भी ये नंबर चाहिए तो इस तरह इसे ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग हैंडल का हम अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब अगर आप चाहते हैं कि 0 की जगह पे 1 निकालना है तो डबल क्लिक करके यहाँ पे इसके साथ आप ऐड कर लो 1। तो मतलब आप फंक्शंस के साथ यहाँ पे ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। वापस इस तरह ड्रैग कर सकते हैं इसे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे ये नंबर्स 1 और 10 के बीच में चाहिए तो डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो 1 और 10 के बीच में तो नहीं होंगे, पर हाँ 0 और 10 के बीच में होंगे। अब वापस इसे कुछ इस तरह से ड्रैग करते तो यहाँ पे देख लो कुछ जगहों पे आपको 0 भी देखने को मिलेगा। अब 0 खत्म करने के लिए हमें इसके साथ थोड़ा सा मजीद एडिशन करना होगा। तो हम यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसे ब्रैकेट में बंद करते कुछ इस तरह से। और बोर्ड मास और पेमडास में आप ये पढ़ चुके हैं कि जो भी चीज़ ऑपरेटर में आपको सबसे पहले सोल्व करना है तो उसे ब्रैकेट में बंद कर लो। तो सबसे पहले ये सोल्व होगा और इसके बाद यहाँ से जो भी नंबर जनरेट होगा उसके साथ हमने ऐड करना है 1 को। तो हम इस पॉइंट पे कह रहे हैं कि यहाँ से जो भी नंबर जनरेट होगा उसके साथ ऐड कर लो 1 को। तो इनकेस यहाँ पे अगर 0 आ जाता तो 0 के साथ यहाँ पे 1 को ऐड किया जाएगा तो कभी भी आपको वो 0 देखने को नहीं मिलेगा इस डेटा में। इस डेटा को वापस हम कुछ इस तरह से ड्रैग करते। अब अगर हमें किसी रेंज में ये नंबर्स चाहिए होंगे, जैसे कि हमें 10 और 50 के बीच में ये नंबर्स चाहिए, तो सिंपल फर्स्ट सेल को वापस ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इसके साथ ऐड कर रहे हैं 1 को, पर 1 की जगह पे हम यहाँ पे 10 इसके साथ प्लस करेंगे। तो स्टार्ट के जो नंबर्स होंगे जो 0 और 10 के बीच में आएंगे उनको यहाँ पे स्किप किया जाएगा। वो नंबर्स कभी भी सामने नहीं आएंगे क्योंकि जब 10-10 उसके साथ ऐड होगा तो जाहिर है स्टार्ट के नंबर्स यहाँ पे नहीं दिखेंगे हमें। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये नंबर्स मल्टीप्लाई करने होंगे 50 के साथ, तो यहाँ पे 50 लिख लेते हैं। जैसे इंटर करेंगे तो ये नंबर्स आपको यहाँ पे 10 और 50 के बीच में मिलेंगे। दो नंबर्स के बीच में रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हमें मल्टीपल स्टेप्स यहाँ पे लेने पड़ रहे हैं, पर आप यहाँ पे इसके लिए रेंड बिटवीन फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये रेंज सेलेक्ट करके इसे डिलीट करते और इक्वल्स टू रेंड और फिर यहाँ पे हमने फंक्शन डाउन एरो से सेलेक्ट करके टेप की, इससे हमारा जो टाइम है वो बचत हो जाएगा। अब रेंड बिटवीन के यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है और इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को हम यहाँ पे पैरामीटर्स कह रहे होते हैं। अगर आप पैरामीटर्स को रीड करने की प्रैक्टिस करते हैं और कोई ऐसा फंक्शन आपके सामने आ जाता जो कि कभी भी आपने यूज नहीं किया है तो पैरामीटर के बेस पे आप उस फंक्शन को भी यूज कर पाएंगे। तो इस फंक्शन में हमें कहा जा रहा है कि बॉटम वैल्यू सबसे पहले दिया जाए। बॉटम वैल्यू मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10 और फिर कोमा और इसके बाद यहाँ पे टॉप वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं इसे 100 और ब्रैकेट क्लोज। पैरामीटर्स में आपने हमेशा गौर करना है कि यहाँ पे आपसे कोमा मांगा जा रहा है या सेमीकोलन, क्योंकि किसी ऐसे कंप्यूटर पे अगर आप बैठे जिसमें कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में कीबोर्ड का जो लेआउट है वो चेंज किया जाता, तो अगर कीबोर्ड लेआउट चेंज किया जाता तो फिर कोमे की जगह पे यहाँ पे आपसे सेमीकोलन मांगा जाता है। पर हमेशा वो चीज़ आप कंफर्म करने के लिए पैरामीटर को रीड कर लें और यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल जितने भी नंबर्स होंगे वो यहाँ पे 10 और 100 के बीच में होंगे। अगर नंबर्स हमें 100 और 1000 के बीच में चाहिए तो इक्वल्स टू रेंड बिटवीन और यहाँ पे लिखते हैं 100, मतलब छोटी वैल्यू स्टार्ट में आएगी और बड़ी वैल्यू हमेशा लास्ट में। कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स होंगे वो 100 और 1000 के बीच में होंगे। अब किसी भी सेल में अगर आप काम करते हैं और एंटर करेंगे तो हमेशा ये नंबर्स यहाँ पे रीजनरेट होंगे और रैंडम नंबर्स होंगे 100 और 1000 के बीच में, पर ये नंबर्स बार बार चेंज होंगे। इन्हें फिक्स करने के लिए रेंज सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल सी से इन्हें कॉपी कर लो। कंट्रोल सी से इन्हें कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑल्ट और वी आप प्रेस करेंगे तो ये वाली छोटी सी विंडो आ जाएगी। इसमें हम वैल्यूज़ यहाँ पे चूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे डेटा को कॉपी कर लिया और डेटा के पीछे यहाँ पे फंक्शन आ रहा है,
पर हमें वो फंक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यही से हम डेटा उठा के यहीं पे हम पेस्ट करने जा रहे हैं, पर इस दफ़ा हमें फंक्शन के साथ इसे पेस्ट नहीं करना, वैल्यूज़ के साथ इसे पेस्ट करना है। तो फंक्शन इससे ख़त्म हो जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब किसी भी सेल पे आप डबल क्लिक करके उसमें कुछ भी टाइप कर ले, इंटर कर लो, तो ये सेल्स यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे सम एंड एवरेज फंक्शन को। और सम फंक्शन को हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं, पर एडिशन का खुद का ऑपरेटर भी है, इक्वल्स टू। अब ये सेल सेलेक्ट कर ले, प्लस ऑपरेटर, फिर ये दूसरा सेल सेलेक्ट कर ले और एंटर। तो इससे ये दोनों सेल्स यहाँ पे जमा हो जाएंगे। अगर आप एक ही साथ मल्टीपल सेल्स को जमा करना चाहते तो इसके लिए दूसरा तरीका, तो आप इक्वल्स टू ये दो सेल सेलेक्ट कर ले, फिर उसके बाद प्लस ऑपरेटर, फिर ये दो सेल सेलेक्ट कर ले। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि A3 सेल को, जो कि ये सेल होगा, इसे यहाँ पे जमा कर लो B3 सेल के साथ, तो B3 सेल ये होगा। A4 सेल को जमा किया जाए B4 सेल के साथ। तो कुछ इस तरह से आप मल्टीपल सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करके उसमें भी एडिशन कर सकते हो, पर हाँ आपको ये रीड करना आना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। एंटर करते तो यहाँ पे ये दो सेल्स जमा होके आ चुके हैं, सेम इसी तरह ये दो सेल्स यहाँ पे जमा होके आ चुके हैं। पर इसके लिए हम हमेशा यहाँ पे फंक्शन का यूज करते हैं, तो इक्वल्स टू SUM सम और फिर टैब की ब्रैकेट स्टार्ट, ये दो सेल्स इस तरह सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब बाकी सेल्स को जमा करने के लिए आपने यही सेम चीज बाकियों के लिए रिपीट कर रहे हैं, तो बार बार यहाँ पे टाइप करने की बजाय कि मैं यहाँ पे टाइप कर लूँ, फिर डेटा इसे सेलेक्ट कर लूँ, फिर एंटर। अब यहाँ पे ड्रैग हैंडल का यूज कर ले। ड्रैग हैंडल में आप कह रहे हो कि सेम फंक्शन बाकी सेल्स के लिए भी रिपीट किया जाए। अब ड्रैग हैंडल में एक और शॉर्टकट भी है, तो हम यहाँ पे इसे खत्म करते हैं। इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट और ये दो सेल सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एक लिमिट है कि ड्रैग होना है तो कहाँ तक ड्रैग होना है, यहाँ तक ड्रैग होना है, पहले से डेटा आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे ड्रैग हैंडल पे डबल क्लिक करेंगे तो डेटा यहाँ तक ड्रैग हो चुका है, तो डबल क्लिक से भी आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। अब सम फंक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होता, तो इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे पैरामीटर में हमें नंबर 1 नंबर 2 यहाँ पे नंबर्स दिए जा रहे हैं। तो जैसे मैं ये एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कोमा, फिर ये दूसरा सेल, फिर कोमा, यहाँ पे मैं मल्टीपल सेल सेलेक्ट करूंगा और जैसे इंटर करेंगे तो ये इन सभी सेल्स का हमें यहाँ पे सम दे देगा और एडिशन दे देगा। तो कुछ इस तरह से आप दरमियान से भी सेल्स को सेलेक्ट करके उनके ऊपर एडिशन कर सकते हैं। एवरेज का हम यूज़ करते हैं अंदाज़ा निकालने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉयर है और उसने 7 दिन काम किया, हर दिन उसका जो इनकम है वो अलग अलग आ रहा है। अब वो अगर बताएगा कि मैं पर डे कितना कमाता हूँ, वो ये नहीं कहेगा कि एक दिन 300, एक दिन 500, एक दिन, मतलब उसका जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है। पर इसके लिए ये एक फिक्स लेवल निकाल सकता है, एक फिक्स अमाउंट निकाल सकता है इनके बेस पे कैलकुलेशन करके। कैसे? तो इसके लिए एवरेज भी यूज़ कर सकते हो। एवरेज में हम यहाँ पे इक्वल्स टू एवरेज फंक्शन यूज़ करेंगे और एवरेज फंक्शन को सिलेक्ट करके टैब की, और इसके बाद हमने यहाँ पे इसे ये डेटा दे देना है, इसी का तो एवरेज और अंदाज़ा निकालना। और जैसे इंटर करेंगे तो पर डे ये यहाँ पे 800 कमा रहा है पर डे। तो ये 800 अगर 7 दिन से हम मल्टीप्लाई कर ले तो इक्वल्स टू ये 800 मल्टीप्लाई बाई 7 और एंटर करेंगे तो 5,600 रुपये बनते हैं। कि एक्चुअल में ये 5,600 रुपये इसने कमाए। तो ये कंफर्म करने के लिए इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट और ये रेंज सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद इंटर करते, तो बिल्कुल यहाँ पे ये करेक्ट अमाउंट। अब इसने किया क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जितना भी अमाउंट था एवरेज सबसे पहले उनको जमा करता है। जमा करने के बाद ये कितने दिन की कमाई है, 7 दिन की कमाई है, तो ये फिर 7 दिन के ऊपर डिवाइड किया जाएगा, तो हर दिन को एक प्रॉपर अमाउंट मिल जाता। तो जैसे कि यहाँ पे 800 है, तो अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू और ये अमाउंट सेलेक्ट करते हैं और इसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं, कितने दिन आ रहे हैं, 7 दिन आ रहे हैं, और 7 दिनों पे इसे डिवाइड करते हैं, इंटर करेंगे तो इसे हम 800 यहाँ पे निकल के आ जाता। तो एवरेज यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर रहा होता है, सबसे पहले सम करता है, जो भी आंसर आया उसे यहाँ पे उतने दिनों पे डिवाइड करता है या उतने बंदों पे डिवाइड करता है। यहाँ पे लोग एवरेज और परसेंटेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि परसेंटेज हमेशा 1 और 100 के बीच में होता है, पर एवरेज यहाँ पे 100 से ऊपर भी जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 100 नहीं है, ये 5,600 है, तो ज़ाहिर है एवरेज ऊपर भी जा सकता है। तो एवरेज की कोई लिमिट नहीं होती, परसेंटेज की लिमिट होती है कि 1 से लेकर 100 के बीच में ही हमेशा परसेंटेज आना चाहिए। एक्सेल में यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया गया है और इस डेटा में हमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मिन एंड मैक्स फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। मिन एंड मैक्स फंक्शंस का यूज़ किया जाता स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना, सबसे छोटी वैल्यू और बॉटम वैल्यू को फाइंड करना, लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना, सबसे बड़ी वैल्यू और टॉप वैल्यू को फाइंड करना। जैसे मान लें किसी कंपनी का सेल्स का डेटा हमारे सामने और इसमें हमें सबसे कम अमाउंट का सेल कितना किया गया है वो डेटा हमें और वो अमाउंट हमें फाइंड करना है, और इसमें सबसे बड़े अमाउंट पे सेल्स कितना किया गया है वो अमाउंट हमें फाइंड करना है।
तो इसमें हमारा हेल्प करेगा यहाँ पे मिन एंड मैक्स फंक्शंस। तो यहाँ पे दो हेडिंग्स आ रहे होंगे, एक लार्जेस्ट नंबर और दूसरा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना इस रेंज में से और इस डेटा में से। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए इक्वल्स टू max मैक्स और ब्रैकेट स्टार्ट मैक्स फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे और हमने इसे नंबर्स दे देने हैं, तो ये डेटा इसे पकड़ा देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज भी कर सकते हैं, पर एक्सेल स्मार्ट है। यहाँ पे एज अ पैरामीटर हमने सिर्फ एक रेफरेंस दिया है, यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स, अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स नहीं आ रहे और ना ही यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन आ रहा है। हमने यहाँ पे कोई ऑपरेटर वगैरह कुछ और यूज़ नहीं किया, तो एक्सेल हमें इसके लिए एरर नहीं देगा। एक्सेल स्मार्ट है कि सिर्फ आप यहाँ पे रेफरेंस दे रहे और ब्रैकेट क्लोज कर ले तो अच्छी बात है। अगर ना करेंगे भी, इंटर करोगे तब भी मैं यहाँ पे आपको सबसे बड़ा नंबर फाइंड करके दे दूंगा। तो सबसे बड़ा नंबर इस रेंज में 946 आ रहा है और सबसे छोटा नंबर, तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू MIN स्टैंड्स फॉर मिनिमम और ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद यहाँ पे इसे ये रेंज दे देते हैं और इंटर करेंगे तो सबसे जो छोटा नंबर है वो 101 आ रहा। अब इस रेंज में सबसे बड़ा नंबर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 1000। तो कहा जा रहा है 1000 सबसे बड़ा नंबर है और कोई एक छोटा नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं जैसे कि 1। तो कहा जा रहा है सबसे मिनिमम नंबर इस रेंज में 1 आ रहा है। अब यहाँ पे फंक्शन पे आप गौर कर ले, हम यहाँ पे इस फंक्शन पे डबल क्लिक करके इसे ओपन करते। फिलहाल हमने इसे एक ही रेंज दिया है। अब यहाँ पे मल्टीपल रेंजेस भी दे सकते हो, जैसे कि हमें कहा जा रहा है नंबर 1, तो मैं यहाँ पे इसे हटा के अगर ये वाला रेंज इसे दे दूँ और इसके बाद कोमा लगा लो। कहा जा रहा है नंबर 2 दे दो, तो ये रहेगा नंबर 2, फिर कोमा लगा लूँगा, ये रहेगा नंबर 3, फिर कोमा लगा लूँगा और यहाँ पे ये रेंज दे देते हैं इसे नंबर 4। तो आप कुछ इस तरह से मल्टीपल रेंजेस भी इसे दे सकते हो और इसकी लिमिट 255 तक होती है। जिसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे जितने भी हमने इसे रेंजेस दिए थे उसमें सबसे जो छोटा नंबर है वो 199 फाइंड किया गया है। पर इस रेंज में मान लें हम यहाँ पे टाइप करते हैं 0 और इंटर करेंगे तो सबसे छोटा नंबर 0 है। और अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं -1 इंटर तो सबसे छोटा नंबर -1 आ रहा। सेम इसी तरह यहाँ पे मैक्सिमम नंबर के साथ आप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर में भी आप यहाँ पे कोमा लगा के मल्टीपल इसे रेफरेंसेस दे सकते हो। यहाँ पे अब एक डेमो देख लेते हैं। जैसे मान लें मेरे पास यहाँ पे कुछ नंबर है 101, 102, 103, 104 और 105। अब इन नंबर्स में सबसे जो बड़ा नंबर है वो 105 आ रहा है। तो फर्स्ट पोजीशन पे सबसे बड़ा नंबर 105 है, सेकंड पोजीशन पे सबसे बड़ा नंबर 104 है, थर्ड पोजीशन पे सबसे बड़ा नंबर 103 है, फोर्थ पोजीशन पे सबसे बड़ा नंबर 102 है और फिफ्थ पोजीशन पे बड़ा नंबर यहाँ पे आ रहा होगा 101। इसी तरह अगर हमें छोटे नंबर से फाइंड करना है तो सबसे छोटा नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आएगा यहाँ पे 101, सेकंड पोजीशन पे छोटा नंबर, थर्ड पोजीशन पे ये छोटा नंबर। तो अगर हमें पोजीशन वाइज सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे मिन और मैक्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मिन और मैक्स का काम है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू और नंबर आपको फाइंड करके देना। पोजीशन वाइज अगर आपको छोटा और बड़ा नंबर फाइंड करना है तो इसके लिए नेक्स्ट फंक्शंस आ जाते हैं लार्ज और स्मॉल फंक्शंस। लार्ज और स्मॉल फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं nth स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करना या तो फिर nth लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना और वैल्यू को फाइंड करना। तो सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लार्ज और स्मॉल फंक्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं। लार्ज और स्मॉल फंक्शंस यहाँ पे दो टाइप के पैरामीटर्स ले रहा होता, जैसे कि यहाँ पे दो हेडिंग्स आ रहे हैं, nth लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है और nth स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं इज इक्वल टू लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, इस डेटा में हमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, तो ये डेटा इसे दे देंगे लार्ज फंक्शन को और इसके बाद कोमा यूज़ करेंगे। देख लो यहाँ पे ये एक तो एरे हमसे मांग रहा, दूसरा यहाँ पे आ रहा है के मीन्स पोजीशन। तो हम यहाँ पे लार्ज नंबर इस रेंज में फाइंड करना चाहते हैं, पर लार्ज नंबर किस पोजीशन पे, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पोजीशन पे जो लार्ज नंबर होगा वही हमें दिया जाए। एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे कहा जा रहा है फर्स्ट पोजीशन पे जो लार्ज नंबर है वो 946 आ रहा है। अब सेकंड पोजीशन पे लार्ज नंबर, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं और एंटर करेंगे। तो सेकंड पोजीशन पे जो लार्ज नंबर है वो 945 आ रहा है। इसी तरह डबल क्लिक और यहाँ पे हम पोजीशन चेंज करके अपने हिसाब से जो लार्ज नंबर जिस पोजीशन पे हमें चाहिए होगा वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लार्ज फंक्शन। इसी तरह हम स्मॉलेस्ट नंबर को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और ये रेंज हमने इसे दे देना है, इसके बाद कोमा सबसे छोटा नंबर फर्स्ट पोजीशन पे और ब्रैकेट क्लोज इंटर। तो कहा जा रहा है 101, डबल क्लिक सबसे छोटा नंबर सेकंड पोजीशन पे, तो इसके लिए यहाँ पे 2 लिखते हैं और इंटर करेंगे। तो कहा जा रहा है 136 और सबसे छोटा नंबर थर्ड पोजीशन पे,
तो कुछ इस तरह से आप सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर पोजीशन वाइज भी फाइंड कर सकते हो, पर इसके लिए हमें यूज़ करना होगा लार्ज एंड स्मॉल फंक्शंस। यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया गया है एमएस एक्सेल में, और इस डेटा में हमें फाइंड करना है नंबर वाले सेल्स, फाइंड करने हैं फिल सेल्स, और फाइंड करने हैं ब्लैंक सेल्स, और फाइंड करने हैं नो नंबर सेल्स। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये 3 फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। इन फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं सेल्स को काउंट करने के लिए बेस्ड ऑन देयर डेटा। तो उसमें जिस टाइप का डेटा होगा उसी टाइप का हम फंक्शन यूज़ करके हम सेल्स को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि इस हेडिंग में हमें बताया जा रहा है नंबर सेल्स को काउंट करके दे दो, तो इस रेंज में नंबर वाले सेल्स कितने हैं, वो सेल्स जिनमें नंबर आ रहा है, वो सेल्स जो नंबर से फिल है, वो वाले सेल्स काउंट करके दे दो। अब हर एक सेल हम खुद इस तरह काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे कम डेटा है तो हम काउंट भी कर सकते हैं, पर डेटा बहुत ज़्यादा हो तो इसके लिए हम फिर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इक्वल्स टू काउंट और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये काउंट फंक्शन स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और फिर हमने यहाँ पे इसे पूरा डेटा दे देना है। और जैसे ही एंटर करेंगे तो ये हमें कह रहा 38 ऐसे सेल्स है जिनमें नंबर्स आ रहे हैं इस डेटा में। अब यहाँ पे रेफरेंस को रीड करना भी आप सीख लें। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि A6 से लेकर G11 तक, तो रेफरेंस कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आप रेफरेंस खुद से भी लिख सकते हैं। हमारा डेटा यहाँ पे इस सेल से स्टार्ट हो रहा है, और इस सेल पे जैसे क्लिक करूंगा ऊपर हमें कहा जा रहा है A6 सेल है, और यही चीज़ आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो कि आप एक कॉलम में है और 6 रो में है, तो इस सेल का नाम होगा A6। और यहाँ पे ये डेटा ख़त्म हो जाती है तो ये रहेगा G11, और वही चीज़ आपको यहाँ पे भी बताया जा रहा एड्रेस बार में। तो हम यहाँ पे रेफरेंस को खुद से भी मैनुअल टाइप कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू और फिर लिखेंगे काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, सेल हमारा यहाँ पे रहेगा जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रही है A6, और A6 यहाँ पे टाइप करते हैं, फिर कॉलन, शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन वाला की प्रेस करोगे तो कॉलन आपको मिल जाता, और इसके बाद डेटा G11 पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे टाइप करते हैं G11 और ब्रैकेट क्लोज करके जिसे इंटर करेंगे वही सेम आंसर आ जाएगा। तो 38 सेल्स इस डेटा में ऐसे मौजूद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आ रहे हैं। अब फिल सेल्स हमने काउंट करने हैं, तो ओवरऑल इस रेंज में कितने सेल्स है जिसमें कुछ ना कुछ टाइप किया हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो सिंबल हो, या तो फिर नंबर्स। तो उन सेल्स को काउंट करने के लिए हम यहाँ पे काउंट ए फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर ये रेंज कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके इसे दे देंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है कि इस रेंज में ओवरऑल 40 सेल्स ऐसे मौजूद है जो फिल है, जिसमें डेटा आ रहा है, चाहे उसमें नंबर टाइप किए गए हो, चाहे उसमें टेक्स्ट टाइप किए गए हो। तो फिल सेल्स यहाँ पे 40 आ रहा है, और ये 38 सिर्फ और सिर्फ नंबर वाले सेल्स है। अब अगर हमें खाली सेल्स काउंट करने हो, ब्लैंक सेल्स काउंट करने हैं, तो इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, हम अप एरो और डाउन एरो का यूज़ करके यहाँ पे फंक्शन को सेलेक्ट करेंगे और टैब की प्रेस करेंगे तो फंक्शन ऑटो कंप्लीट, प्लस आपको यहाँ पे ब्रैकेट भी स्टार्ट होके मिल जाएगा। इसके बाद ये पूरा रेंज फिर वापस सेलेक्ट करेंगे, और जैसे ही एंटर करेंगे तो 2 सेल्स ऐसे मौजूद है जो कि एम्प्टी है, जिसमें कुछ भी टाइप नहीं किया गया है। अब वो सेल्स काउंट करने हैं जो नॉन नंबर सेल्स हो। अब इसके लिए कोई फंक्शन नहीं होता, जैसे कि ये ऐसा सेल है जिसमें नंबर नहीं है, और एक सेल ये रहेगा जिसमें नंबर नहीं है। अब इनकी तादाद काउंट करने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने फिल सेल्स है तो हमें यहाँ से पता चल रहा, कितने नंबर वाले सेल्स है वो हमें यहाँ से पता चल रहा। तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो नॉन नंबर सेल्स की तादाद आ जाएगी। तो इक्वल्स टू ये सेल माइनस कर लो इस सेल से, एंटर करेंगे तो इस रेंज में 2 ऐसे सेल्स मौजूद है जिसमें टेक्स्ट आ रहा है और उसमें नंबर नहीं आ रहा है। अब अगर इस रेंज में मैं कहीं पे भी वापस टेक्स्ट टाइप कर लूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ और एंटर करूँगा, तो कहा जा रहा है 38 सेल्स वापस वही नंबर वाले सेल्स है जो कि नंबर से फिल है। 41 सेल्स ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ टाइप किया गया है जो फिल है डेटा से, और एक सेल ऐसा है जो खाली पड़ा है, और 3 सेल्स ऐसे हैं जिसमें नंबर टाइप नहीं किया गया है पर उसमें टेक्स्ट वगैरह कुछ आ रहा होगा। अगर मैं किसी भी सेल को इस तरह सेलेक्ट कर लूँ जिसमें नंबर आ रहा है और इसका जो डेटा है, जो नंबर है, वो डिलीट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे डेटा भी इसके साथ चेंज हो रहा है। तो कुछ इन फंक्शंस का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के सेल्स और डेटा को फाइंड कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक रेंज में से। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ के 7 फंक्शंस देख लेते हैं, जिसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना, पावर फाइंड करना, और मल्टीप्लिकेशन करना, रोमन गिनती में डेटा को और नंबर्स को कन्वर्ट करना, एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना, कोड फाइंड करना इन करेक्टर्स का, और करेक्टर फाइंड करना इन कोड्स का। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट का। और स्क्वायर रूट मैथ में हमने बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, जैसे कि 6 पावर 2, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर रूट, इसी तरह 4 पावर 2। तो हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं कि कौन से ऐसे नंबर्स होंगे जो खुद के साथ मल्टीप्लाई होके 9 लेके आएगा, खुद के साथ मल्टीप्लाई होके 16 लेके आएगा, खुद के साथ मल्टीप्लाई होके 49 लेके आएगा। जैसे कि 6 पावर 2, तो इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6,
तो बेस भी 6 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी 6 के साथ हो रहा है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके 36 क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब 36 का यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो 6 होगा, तो 6 कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो हमें यहाँ पे इन तीन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसका तो जाहिर है यहाँ पे अगर 3 पावर 2 मतलब 3 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9, तो इसका हम खुद निकाल पा रहे हैं। इसी तरह अगर कोई बड़ा नंबर हो तो फिर वहाँ पे हम स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसे कि SQRT इक्वल तो लगा लेंगे सबसे पहले SQRT ब्रैकेट स्टार्ट। तो SQRT मतलब स्क्वायर रूट, और हम यहाँ पे इसे नंबर दे देंगे और इंटर करेंगे। तो हमें कहा जा रहा है 9 का स्क्वायर रूट 3 हो सकता है, तो 3 खुद के साथ मल्टीप्लाई होके 3 और फिर 3 खुद के साथ मल्टीप्लाई होके 9 निकाल देगा। अब 16 का निकालना है तो इक्वल्स टू SQRT और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे 16 इसे दे देंगे, इंटर करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 4 होगा। 49 का निकालना है तो इक्वल्स टू SQRT ब्रैकेट स्टार्ट और 49 इसे दे देंगे, इंटर करेंगे तो कहा जा रहा है 49 का यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो 7 रहेगा। स्क्वायर रूट फाइंड करना हमें आ चुका है, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट कुछ इस तरह से इजीली निकाल पाओगे, सिर्फ आपने यहाँ पे इसे नंबर दे देना है। अगर डेसिमल में यहाँ पे आंसर आ जाता है तो इसका मतलब उसका कोई परफेक्ट या उस नंबर का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जिसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल्स टू SQRT ब्रैकेट स्टार्ट और 5 इसे दे देता हूँ, और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमें पॉइंट में और डेसिमल पॉइंट में मिल चुका। तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है कि 5 का कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। अब हमें यहाँ पे पावर फाइंड करना है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 6 और इसका पावर 3, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना बनेगा, इसका आंसर निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे पावर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटा नंबर ले रहा हूँ ताकि फंक्शन हमें समझ आ जाए। तो इक्वल्स टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट, तो पावर में यहाँ पे पैरामीटर में देखा जाए तो हमें कहा जा रहा स्टार्ट में वो नंबर टाइप कर लो जो बेस हो। बेस मतलब जैसे यहाँ पे 2 और फिर पावर 3, तो इसका मतलब ये जो 2 है ये बेस रहेगा और ये 3 इसका पावर है। तो स्टार्ट में क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, फिर कोमा 2 का पावर क्या होगा, 3 होगा, तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। जिसे इंटर करेंगे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर, तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 4 और फिर 4 2 ज़ा यहाँ पे आ जाएगा 8। अगर हम यहाँ पे इसे उल्टा कर ले, जैसे कि इक्वल्स टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट, हमें कह रहा हूँ कि 3 का पावर 2, तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आंसर यहाँ पे आ जाएगा 9। तो यहाँ पे लिख लेते 3 कोमा फिर पावर 2, जिसे इंटर करेंगे तो हमें कहा जा रहा है 9। तो डेटा आगे पीछे करने से आंसर भी यहाँ पे हमें अलग और डिफरेंट मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के लिए आपने ऑपरेटर पढ़ा था एस्टेरिस्क सिंबल, और इससे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं। तो इसके लिए फंक्शन भी दिया गया है, तो प्रोडक्ट नाम का फंक्शन यूज़ करके भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और हम यहाँ पे कहेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ, आंसर दे दो। एंटर करेंगे तो कहा जा रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 3, आंसर आ जाएगा 6। अब यहाँ पे आप इसमें रेंज भी सेलेक्ट करके इसे दे सकते हैं, जैसे इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और ये तीनों सेल्स हमने इसे दे देना है। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, जो कि आंसर में 2 ही आएगा, और फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ और आंसर में हमें यहाँ पे 6 मिलने वाला, और जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर 6 आ रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरह रेंज सिलेक्शन में भी इससे कैलकुलेशन करा सकते हैं। जैसे ये नंबर्स मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई कर लो 10 के साथ। तो 3 5 ज़ा 15 और 15 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 150 यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो इक्वल्स टू प्रोडक्ट और ब्रैकेट स्टार्ट, ये 3 सेल्स इसे दे देंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आप प्रोडक्ट फंक्शन का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो एक्सेल की इनसाइड। नेक्स्ट रोमन गिनती में आपको नंबर्स चाहिए, तो आप यहाँ पे रोमन फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। जैसे रोमन गिनती में 1 को आई कहा जाता, और 2 को डबल आई कहा जाता, और 3 को ट्रिपल आई कहा जाता, इसी तरह 5 को वी और 10 को एक्स कहा जाता। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू और फिर इसके बाद रोमन फंक्शन यूज़ करते हैं ब्रैकेट स्टार्ट, और ये सेल इसे दे देंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल आई आ चुका है। अब इस सेल का हमें फाइंड करना है रोमन गिनती में आंसर, तो इक्वल्स टू यहाँ पे लिखते हैं रोमन ब्रैकेट स्टार्ट, और ये सेल इसे दे देंगे एंटर, और इसके बाद 10 का फाइंड करना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू रोमन ब्रैकेट स्टार्ट, ये 10 इसे दे देंगे, एंटर करेंगे तो कहा जा रहा है एक्स। 100 का फाइंड करना है तो इक्वल्स टू रोमन ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे लिखते हैं 100, एंटर, तो 100 का यहाँ पे सी आ जाता है। तो आप यहाँ पे डेटा में नंबर्स को रोमन गिनती में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग रोमन फंक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन आ जाता है। एब्सोल्यूट मीन्स कि यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स है उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, तो इक्वल्स टू ABS
ब्रेक स्टार्ट, ये सेल इसे दे देंगे, इंटर करेंगे तो कहा जा रहा है +3 और इसी को अगर ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ तो आ जाएगा यहाँ पे +1। डबल क्लिक कर लो तो बिल्कुल यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन यूज़ हुआ है और इसके बाद सेल यहाँ पे 1 वाला सेलेक्ट किया गया है। तो आप ड्रैगिंग भी कर सकते हैं और ड्रैग हैंडल का हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट हमें यहाँ पे कोड फाइंड करना है। अब कोड क्या होता है, जैसे मशीन है तो मशीन को बाइनरी लैंग्वेज आती है और उसे ये करेक्टर समझ नहीं आते, तो यहाँ पे ये जो करेक्टर हमें दिख रहा है ये लेबल होता है वो स्पेसिफिक कोड का, तो इसके पीछे एक कोड छुपा होता है। अब हमें वो कोड फाइंड करना है। तो यहाँ पे अस्काई कोड होता है और फिर अस्काई कोड कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में। तो वो जो अस्काई कोड और इसके पीछे जो कोड छुपा है वही फाइंड करना है। तो इसके लिए फंक्शन यूज़ करेंगे कोड, तो इक्वल्स टू कोड ब्रेक स्टार्ट, ये सेल इसे दे देंगे, इंटर करेंगे तो कहा जा रहा है n का कोड 78 है। अब दोनों n में यहाँ पे फ़र्क है, केस का फ़र्क है, तो जब कैपिटल लिखते हो तो 78 आ जाएगा इसका आंसर। और अब इसका हमें कोड फाइंड करना है तो इक्वल्स टू कोड ब्रेक स्टार्ट और ये n इसे दे देते हैं, इंटर करेंगे तो इसका यहाँ पे कोड कुछ अलग आ जाएगा। यहाँ पे करेक्टर्स थे और इसका हमने यहाँ पे अस्काई कोड निकाला और इसके बाद इसे कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी में। तो अगर आपको इनका बाइनरी चाहिए तो इनका बाइनरी निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे अस्काई टू बाइनरी कन्वर्टर टूल, या तो फिर LCM निकाल ले जो आपने 5th और 6th क्लास में पढ़ा था। इस टूल पे आपने क्लिक करना है, ये टूल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। 78 हम यहाँ पे इसे नंबर दे देते हैं और इसका हमें बाइनरी चाहिए तो 78 टाइप करेंगे, कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका बाइनरी हमारे सामने आ जाएगा। इसे हम यहाँ पे कॉपी करते, Ctrl+C कॉपी, और यहाँ पे इसे पेस्ट करते। तो हमने यहाँ पे सीखा कि कैसे आप कैरेक्टर्स को कन्वर्ट कर सकते हो अस्काई में और फिर अस्काई से उसे कन्वर्ट कर लो बाइनरी में, और कंप्यूटर यही चीज़ यहाँ पे समझ रहा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर फंक्शन समझते। तो यहाँ पे पहले से 2 नंबर्स दिए गए अस्काई नंबर से और इनका कैरेक्टर फाइंड करना है। जैसे हमें पता है 78 से n आ जाएगा कैपिटल, 110 से लोअर केस में n आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइप करते = केयर और ब्रेक स्टार्ट, ये नंबर इसे दे देंगे, इंटर करेंगे और फिर इक्वल्स टू केयर ब्रेक स्टार्ट, ये नंबर इसे दे देंगे और इंटर करेंगे। तो आपने यहाँ पे कैरेक्टर को कोड में कन्वर्ट कर लिया और वापस वही कोड कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लिया यूजिंग दीज 2 फंक्शंस। अगर कोई रैंडम नंबर इसे दे दे तो उससे क्या निकल के आ जाएगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू केयर ब्रेक स्टार्ट और मैं यहाँ पे इसे दे देता हूँ 99 और जिसे इंटर करेंगे तो कहा जा रहा है 99 पे स्मॉल ABC में C पड़ा है। अब सेम इसी तरह कोड में भी एक चीज़ याद रख ले, इक्वल्स टू कोड यहाँ पे टाइप करते और ब्रेक स्टार्ट। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट को हमेशा आप डबल कोट में ही इसे देंगे। जैसे मुझे A का अस्काई कोड फाइंड करना है तो A को कुछ इस तरह से हम डबल कोट में इंसर्ट करेंगे और टाइप करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो A का यहाँ पे हमारे पास अस्काई कोड आ जाएगा। तो जब भी आपको टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट को हमेशा डबल कोट्स में लिखना होगा, और अगर आपको नंबर लिखना है तो नंबर्स को हम कुछ इस तरह से डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं। अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है कि आप अपने नाम का अस्काई एंड बाइनरी फाइंड करके उसे कमेंट कर लो। अगर आप तक चुके हैं MS एक्सेल में टेक्स्ट के साथ काम करने में, तो इस लेक्चर में हम 20 के करीब MS एक्सेल के टेक्स्ट के रिलेटेड फंक्शंस कवर करने वाले, जैसे कि अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस। इसके अलावा आपको सिखाया जाएगा लेन, कॉन्केट, कॉन्केटिनेट और फिर लेफ्ट, राइट, मिड कैसे आप डेटा को फिल्टर आउट कर सकते हो। उसके जस्ट बाद आपको रिप्लेस, रिपीट, ट्रिम, फाइंड। उसके जस्ट बाद हम सीखने वाले हैं कि मैच फंक्शन का कैसे यूज़ होगा, ट्रांसपोज का कैसे यूज़ होगा। तो इन सभी फंक्शंस को हम सिर्फ और सिर्फ MS एक्सेल में टेक्स्ट के ऊपर काम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट में मैंने यहाँ पे केस के रिलेटेड 3 फंक्शंस लिखे हैं। तो MS एक्सेल में टेक्स्ट का केस चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे 3 टाइप के फंक्शंस मिल जाते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा आ रहा है, पर डेटा मैंने कम रखा है, पर ज़ाहिर है बड़े डेटा होगा तो उसके ऊपर भी ये फंक्शन सेम काम करेंगे। तो हमें सबसे पहले इस डेटा को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इक्वल्स टू अपर और ब्रैकेट स्टार्ट, और इसके बाद ये टेक्स्ट इसे दे देंगे। जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये टेक्स्ट अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके लिए सेम, इसके लिए भी सेम चीज़ चाहिए होगी, तो हम यहाँ से इसे ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारा जो ये डेटा था ये अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट अगर हमें अपर केस मिलता है, इसे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, कुछ ऐसा डेटा जिसमें सभी चीज़ें अपर केस में लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो इक्वल्स टू लोअर ब्रैकेट स्टार्ट और एक सेल इसे देंगे, इंटर करेंगे और इसके बाद इसे इसी तरह हमने यहाँ पे ड्रैग करना है। तो यहाँ पे अपर केस का डेटा हमें मिल चुका था, सारे चीज़ें बड़ी BC में थे, पर हमने इसे छोटी BC में लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद प्रॉपर केस भी होता है जो टाइटल और नाम में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर डेटा आपको लोअर केस में या तो फिर अपर केस में मिल जाता तो इसे आप प्रॉपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो इक्वल्स टू और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे ये सेल मतलब जो भी डेटा होगा वो डेटा आप इसे पकड़ा देंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये जो लोअर केस वाला डेटा था ये प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुका है।
इसी तरह डबल क्लिक करके यहाँ पे हम इसे बाकियों के लिए भी ट्रैक करते हैं। एक छोटा सा टिप देता चलो, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा आ रहा है, पर अगर आप फंक्शन नहीं लगाना चाहते, जिसे इन्हें फिक्स भी करना होगा, अगर मैं ये डेटा यहाँ से डिलीट कर लूँ तो ये डेटा सारा गायब हो जाएगा, या तो आपको यहाँ पे एरर मिल सकता, क्योंकि ये सारे सेल्स डिपेंडेंट थे एक दूसरे पे। तो मेन डेटा चला गया, क्योंकि ये वाला जो सेल था ये यहाँ पे डिपेंडेंट था, ये सेल पर यहाँ पे डिपेंडेंट था, ये सेल पर यहाँ पे डिपेंडेंट था। तो फर्स्ट सेल को डेटा नहीं मिलेगा, तो बाकियों को भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा। कंट्रोल-Z पीछे चले जाते हैं वापस, और यहाँ पे डेटा आ चुका है। अब इनको फिक्स करने के लिए आप इन्हें सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल-C कॉपी, और इसके बाद आप कंट्रोल-Alt-V की प्रेस कर लो और यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक कर लो, तो ये सेल्स यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। अब इनमें फंक्शन नहीं रहेगा, जिसे मैंने यहाँ पे अपर केस का फंक्शन यूज़ किया था, डबल क्लिक करेंगे तो अपर केस का फंक्शन यहाँ पे नहीं रहा। अब ये डेटा हम सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते, पर इन्हें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज केस करने के लिए आप MS एक्सेल के साथ MS वर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। तो आप सिंपल डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी कर ले, यहाँ पे पेस्ट। मैंने यहाँ पे फिलहाल सेल्स को मर्ज किया है, तो यहाँ पे जब डेटा वापस लेके आ रहा है तो उसमें गड़बड़ हो रही है। तो अगर आपने सेल्स को मर्ज नहीं किया हो तो ये डेटा आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, और फिर आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसका नाम होता है चेंज केस। और इसमें आपको 5 किस्म के केसेस मिल जाते हैं। जो भी केस आपको चाहिए होगा वो केस सेलेक्ट कर ले। सिलेक्शन के बाद डेटा उस केस में कन्वर्ट हो जाएगा। वापस आप डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसी डेटा के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो आप इस तरह भी केस को चेंज कर सकते हो। डेटा का लेंथ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर डेटा मल्टीपल जगहों पे आ रहा हो, आप चाहते हो उन्हें कंबाइन करना है, तो उसके लिए हम कॉन्केट और कॉन्केटिनेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, या तो फिर एंड ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमें डेटा का लेंथ फाइंड करना है, तो लेन फंक्शन, तो यहाँ पे लगा लेते हैं इक्वल्स टू लेन और ब्रैकेट स्टार्ट। इसके बाद हमने यहाँ पे इसे डेटा दे देना है और जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे 11 आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे जो नाम हमें दिख रहा है और जो स्ट्रिंग और टेक्स्ट दिख रहा है हमें, इसमें टोटल 11 करेक्टर्स है। एक साइड पे यहाँ पे 6 करेक्टर्स आ रहे हैं, दूसरे साइड पे यहाँ पे 4 करेक्टर्स, ये 10 हो जाते हैं, और दरम्यान में स्पेस भी आ रहा है और ये स्पेस भी आपको काउंट करके दे रहा है और स्पेस भी टेक्स्ट में आ जाता। और अगर आपको स्पेसेस से रिमूव करना है तो स्पेसेस को खुद काउंट कर लो। ओवरऑल जितने भी स्पेसेस होंगे स्ट्रिंग में और नाम में और टेक्स्ट में, तो आप उतने ही नंबर यहाँ से माइनस कर लो। जैसे कि मुझे एक ही यहाँ पे स्पेस दिख रहा है तो मैं -1 लगा लेता हूँ। यहाँ पे इंटर करेंगे तो टोटल यहाँ पे 10 करेक्टर्स है। नेक्स्ट यहाँ पे इस नाम के टोटल करेक्टर्स काउंट करने हैं, तो इक्वल्स टू लेन ब्रैकेट स्टार्ट और ये टेक्स्ट इसे देंगे, इंटर करेंगे तो ये आ जाता है यहाँ पे 5। अब बाकी टेक्स्ट के लिए हम सिर्फ इसे यहाँ पे ड्रैग करेंगे। पर हाँ, इस फंक्शन में हमने कुछ एडिशन किया है। अगर इसे बाकियों के लिए ड्रैग करेंगे तो कहीं पे 2 स्पेसेस होंगे, कहीं पे 3 होंगे, कहीं पे 10 होंगे। तो ये डिपेंड करता कि आपको कितने स्पेसेस उससे हटाने। तो हम यहाँ पे लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं और लेंथ फंक्शन का यूज़ करते हैं जो भी डेटा हमें दिया गया है उस डेटा का लेंथ फाइंड करने के लिए। अगर डेटा मल्टीपल जगहों से आ रहा है और आप चाहते हैं वो डेटा मुझे कंबाइन चाहिए, एक बनाना है उस डेटा को, तो हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे डेटा 1 आ रहा है एक साइड पे और दूसरे साइड पे डेटा 2 आ रहा है, और इन दोनों को मर्ज करना है, एक बनाना है। तो इन्हें एक करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू कॉन्केटिनेट और टैब की प्रेस करेंगे, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे एक टेक्स्ट इसे देंगे, कोमा लगा के दूसरा टेक्स्ट इसे देंगे। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट की पैरामीटर्स हमें दिख रहे हैं, जैसे कि टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 और फिर टेक्स्ट 3, इसी तरह चलते जाए तो ये 255 तक जा सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 ही डेटा आ रहे थे, एक ये फर्स्ट नेम और दूसरा सेकंड नेम। फर्स्ट और सेकंड नेम को हमने कंबाइन करना था। ये डेटा हम कॉन्केटिनेट फंक्शन को दे चुके, जैसे इंटर करेंगे तो ये दोनों को कंबाइन करके हमें यहाँ पे दे देगा। अब यहाँ पे 3 जगहों पे हमें डेटा मिल रही है, इन 3 जगहों का डेटा हमें कंबाइन करना है, एक बनाना है। तो इसके लिए इज इक्वल टू कॉन्केट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। कॉन्केट आपको सिंपल शॉर्ट में लिखना होता है, ये कॉन्केटिनेट का शॉर्ट होता है। और टैब की प्रेस करेंगे तो ये ऑटो कंप्लीट और ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। वही सेम सिंटैक्स इसका भी होगा। पैरामीटर टेक्स्ट मांग रहा है तो टेक्स्ट 1 ये रहेगा, कोमा टेक्स्ट 2 ये रहेगा, कोमा टेक्स्ट 3 ये रहेगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे नंबर वाइज टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा टेक्स्ट पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए। और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पे इसने ये 3 जगहों के अलग अलग जो टेक्स्ट आ रहे थे उनको कंबाइन कर लिया। कॉन्केट और कॉन्केटिनेट दोनों में फ़र्क है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्केट यूज़ कर लिया तो कॉन्केट इन सबको कंबाइन कर रहा है पर स्पेस नहीं आ रहा। पर जब मैंने यहाँ पे कॉन्केटिनेट यूज़ कर लिया तो यहाँ पे फर्स्ट डेटा और फिर सेकंड डेटा और दरम्यान में इसने खुद से यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लिया। तो आपको स्पेसेस चाहिए तो कॉन्केटिनेट, और अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो कॉन्केट आप फंक्शन यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर का भी यूज़ करके डेटा को कंबाइन कर सकते हो, जैसे कि ये फर्स्ट डेटा ये सेकंड डेटा है, इन दोनों को कंबाइन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे वापस इक्वल्स टू फर्स्ट डेटा सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे एंड सिंबल और एंड ऑपरेटर, और इसके बाद दूसरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे भी दोनों डेटा को इसने कंबाइन कर लिया। पर फिलहाल मुझे यहाँ पे स्पेस दिख रहा है,
पर अगर आपको स्पेस नहीं मिलता तो आप यहाँ पे दरमियान में एक और एंड लगा लेंगे और फिर यहाँ पे बीच में आप डबल कोट्स लगा के उसके दरमियान में एक स्पेस देंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला सेल और फिर कंबाइन कर लो स्पेस और उसके बाद कंबाइन कर लो इस वाले सेल को। अब जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें बीच में स्पेस भी दिख जाएगा। तो एंड ऑपरेटर को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डिफरेंट डेटा को कंबाइन करने के लिए। कॉन्केट और कॉन्केटिनेट फंक्शंस का भी हम यूज़ करते हैं मल्टीपल डेटास को डिफरेंट जगहों से उठा के उसे कंबाइन करने के लिए। एमएस एक्सेल में डेटा को फिल्टर करने के लिए 3 टाइप के फंक्शंस का हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ डेटा दिया गया है और उस डेटा में से कुछ स्पेसिफिक हिस्सा और पार्ट आपको निकालना है और कुछ डेटा उसमें से फ़िल्टर करना है, तो ये 3 टाइप के फंक्शंस आपका हेल्प करेंगे डेटा को फ़िल्टर करने के लिए, लेफ़्ट, राइट और मिड। अब लेफ़्ट साइड का डेटा हमें इस स्ट्रिंग से और इस टेक्स्ट से निकालना है। जैसे मान लें मुझे यहाँ पे नसीब निकालना है इस टेक्स्ट से, सिर्फ ये नसीब नाम का वर्ड, तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू लेफ़्ट और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ये डेटा इसे देंगे और फिर कोमा। इसके बाद कहा जा रहा है कितने करेक्टर्स आपको निकालने हैं। अगर मैं यहाँ पे करेक्टर ना दूँ, वैसे ही क्लोज कर लूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही करेक्टर देगा। वापस डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे, कोमा लगा लेंगे। अगर हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं एंटर, तो मुझे 2 करेक्टर्स मिलेंगे। डबल क्लिक करते तो यहाँ पे नसीब में 6 करेक्टर्स आ रहे, तो हम यहाँ पे 6 टाइप करते और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे डेटा के लेफ्ट साइड से हमने एक पूरा नाम और डेटा फिल्टर कर लिया। अब इसी टेक्स्ट में राइट साइड से मुझे ये स्टूडियो निकालना है। अब लेफ्ट साइड से डेटा निकालने के लिए लेफ्ट फंक्शन, राइट साइड से डेटा निकालने के लिए हम यहाँ पे राइट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल्स टू राइट, ब्रैकेट स्टार्ट, कहा जा रहा है सबसे पहले टेक्स्ट दिया जाए जिसके राइट साइड से आपको टेक्स्ट निकालना है, फिल्टर करना है, तो ये टेक्स्ट इसे देंगे। इसके बाद कोमा, फिर नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर्स मांगा जा रहा कि कितने करेक्टर्स आपको निकालने, तो स्टूडियो में भी यहाँ पे 6 करेक्टर्स आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे वापस लिखते हैं 6 और इंटर। तो यहाँ पे स्टूडियो निकल के आ चुका है। अब दरमियान से डेटा को सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे मिड फंक्शन और मिडल फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे स्टार्ट में नसीब भी नहीं चाहिए और इस स्टार्ट पे स्टूडियो है, ये भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कोड दिखाना है और कोड इससे फिल्टर करना है और कटआउट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इक्वल्स टू मिड फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट, ये डेटा देंगे इसे, फिर कोमा। अब यहाँ पे ये पैरामीटर्स को रीड करना सीख ले तो फंक्शंस को यूज़ करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहले टेक्स्ट मांगा गया तो हमने यहाँ पे इसे टेक्स्ट दे दिया कि ये रहा हमारा टेक्स्ट। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्टार्ट नंबर, स्टार्ट कहाँ से करना है, डेटा जो फिल्टर करना चाह रहे हो दरम्यान से, तो स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो स्टार्ट की ये 6 करेक्टर्स ये स्किप करने हैं, तो 7 करेक्टर पे यहाँ पे सी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7 7, तो 7 से हमें फिल्टर करना स्टार्ट करना है। स्टार्ट के 6 करेक्टर स्किप करवाए हमने। इसके बाद वापस कोमा यूज़ करेंगे, कितने करेक्टर्स निकालने, तो ये कोड में कितने करेक्टर्स है 4, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो हम यहाँ पे लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शन का यूज़ करके किसी डेटा से सेपरेट कर सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक डेटा। जैसे कि स्पेसिफिक डेटा नसीब था तो इस डेटा से हमने नसीब निकाला, स्पेसिफिक डेटा स्टूडियो था तो इसमें से हमने यहाँ पे स्टूडियो निकाला, स्पेसिफिक डेटा यहाँ पे कोड था तो हमने इस डेटा में से कोड को फिल्टर कर लिया। डेटा को सिर्फ फिल्टर नहीं, डेटा को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें रिप्लेस फंक्शन आना चाहिए। डेटा को रिपीट करने के लिए रिपीट फंक्शन, डेटा में अनवांटेड स्पेसेस को ख़त्म करने के लिए आप ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। और अगर डेटा में से कुछ फाइंड करना है तो फाइंड फंक्शन, डेटा में कुछ सर्च करना है तो फाइंड फंक्शन, या डेटा में किसी भी चीज़ का, किसी भी टेक्स्ट का आपको लोकेशन फाइंड करना है तो इसके लिए हम फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले रिप्लेस करना सीखते। तो यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया गया नसीब कोड स्टूडियो, मान लो मुझे इसकी जगह पे नसीब एक्सेल स्टूडियो लिखना है तो कोड को एक्सेल के साथ रिप्लेस करना, तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू रिप्लेस, ब्रैकेट स्टार्ट, टैब की प्रेस करेंगे, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ओल्ड टेक्स्ट मांगा जा रहा है तो ये ओल्ड टेक्स्ट इसे दे देते, पुराना टेक्स्ट इसे दे देते। अब यहाँ पे पैरामीटर्स को रीड करना सीखे, कोमा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट नंबर, कहाँ से रिप्लेसिंग हमने स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट के ये 6 करेक्टर्स मुझे रिप्लेस नहीं करना, मुझे स्टार्ट करना है ये सी से। अगर हम यहाँ पे काउंट कर ले तो 7 नंबर पे ये सी आ रहा होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7 और फिर कोमा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कितने करेक्टर्स आपको रिप्लेस करने हैं, तो ये कोड में ओवरऑल 4 करेक्टर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 टाइप करते हैं और वापस कोमा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि न्यू टेक्स्ट क्या होगा, जब आपको कोड रिप्लेस करना है पूरा तो नया टेक्स्ट क्या होगा, नया टेक्स्ट आपको क्या लगाना है इसकी जगह पे। फंक्शन एंड फार्मूला में टेक्स्ट लिखने के लिए हम हमेशा डबल कोट्स का यूज़ करते, तो यहाँ पे डबल कोट्स लगाते और फिर इसमें यहाँ पे टाइप करते हैं एक्सेल और फिर वापस डबल कोट्स को हमने यहाँ पे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो गौर कर लें यहाँ पे नसीब कोड स्टूडियो, पर हमने यहाँ पे कोड को रिप्लेस कर लिया नसीब एक्सेल स्टूडियो के साथ। एक दफ़ा वापस इसे देख लेते। स्टार्ट में हमने पुराना डेटा दे दिया क्योंकि ओल्ड टेक्स्ट यहाँ पे मांगा गया। उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे 7 टाइप किया। 7 का मकसद था कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है रिप्लेसिंग, तो हमने कहा कि यहाँ पे ये कोड रिप्लेस करना है तो इसका पोजीशन 7 नंबर पे आ रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे 4 टाइप कर लिया। 4 मीन्स
कि नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको कितने रिप्लेस करने हैं। इसमें ओवरऑल 4 करेक्टर्स आ रहे हैं, तो हमें यही 4 करेक्टर्स ही रिप्लेस करने हैं। इसके बाद डबल कोट्स लगा के हमने जो भी टेक्स्ट यहाँ पे कोड की जगह पे लिखना था वो हमने यहाँ पे डबल कोट्स के इनसाइड टाइप कर लिया और एंटर करने पे डेटा यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। तो हम यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन को यूज़ करते हैं डेटा को रिप्लेस करने के लिए। डेटा को मल्टीपल टाइम्स दिखाने के लिए हम रिपीट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिपीट का स्पेलिंग गलत लिखा है, तो इसके लास्ट में यहाँ पे टी भी आ जाती है। और हम यहाँ पे इक्वल्स टू REP और फिर यहाँ पे डाउन एरो से रिपीट फंक्शन सेलेक्ट करके टैब की प्रेस करेंगे और कहा जा रहा है कि हमें टेक्स्ट दिया जाए। तो यहाँ पे हम इसे डेटा और टेक्स्ट दे देंगे जो कि एक दफ़ा हमने लिखा है। इसके बाद कोमा, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स आपने इसे रिपीट करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। तो यहाँ पे डेटा हमें एक दफ़ा दिख रहा था पर यहाँ पे 2 दफ़ा, क्योंकि हमने 2 दफ़ा इसे रिपीट कर लिया। तो रिपीट फंक्शन का हम यूज़ करते हैं डेटा को रिपीट करने के लिए। आपको इसे 10 दफ़ा दिखाना है तो ये 2 को आप यहाँ पे ख़त्म करके यहाँ पे 10 लिखोगे, इंटर करोगे तो जो भी डेटा होगी वो 10 दफ़ा दिखाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम इसे सिर्फ और सिर्फ 3 दफ़ा दिखाते हैं। इंटर करेंगे तो ये हमें डेटा 3 दफ़ा दिखा देगा। नेक्स्ट यहाँ पे डेटा को ट्रिम करना, जैसे हमें यहाँ पे कुछ डेटा मिला है और इस डेटा में दरमियान में स्पेसेस आ रहे हैं, इस डेटा में स्टार्ट में स्पेसेस आ रहा है, तो दरमियान के स्पेसेस, स्टार्ट के स्पेसेस या तो फिर लास्ट के स्पेसेस ख़त्म करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ट्रिमर होता है उससे बाल छोटे किए जाते, तो यहाँ पे ट्रिमर का यूज़ करके हम स्पेसेस छोटे कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट और ये डेटा इसे देंगे, इंटर करेंगे तो दरमियान के जो फालतू अनवांटेड स्पेसेस थे वो ख़त्म कर लिए इसने। नेक्स्ट हम वापस यहाँ पे इक्वल्स टू ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट, ये डेटा इसे देंगे, इंटर करेंगे तो इसके स्टार्ट में जो फालतू के स्पेसेस थे वो ख़त्म हो चुके। तो जब भी डेटा में फालतू के स्पेसेस आपको मिल जाते तो हम यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते। तो ट्रिम फंक्शन का यूज़ किया जाता एक्स्ट्रा स्पेसेस को, फालतू स्पेसेस को ख़त्म करना डेटा से। डेटा के इनसाइड किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए या फाइंड करने के लिए हम फाइंड फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर सकते। तो इक्वल्स टू FIND फाइंड ब्रैकेट स्टार्ट। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है फाइंड टेक्स्ट, कि मतलब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड व्हाट। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स में लिख लेते हैं एक्सेल। तो मान लो मुझे एक्सेल फाइंड करना है और फिर इसके बाद हम यहाँ पे कोमा यूज़ करके नेक्स्ट कहा जा रहा है विद इन टेक्स्ट कि एक्सेल आपको किस चीज़ में फाइंड करना है, कौन से टेक्स्ट में फाइंड करना है, वो टेक्स्ट दिया जाए। तो हम यहाँ पे इसे ये टेक्स्ट दे देंगे और फिर कोमा। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट नंबर के कहाँ से आपने फाइंड करना स्टार्ट करना है। 1 पे आ जाएगा W, 2 पे आ जाएगा E और इसके बाद स्पेस 3 नंबर पे और फिर 4th नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा A। इसी तरह आगे चलते जाए। पर मान लें एक एक्सेल स्टार्ट में आ रहा है, आप चाहते हो कि वो एक्सेल मुझे स्किप करना है, तो आप यहाँ पे नंबर भी लगा सकते हो कि 6 कैरेक्टर्स के बाद फाइंड करना स्टार्ट कर लो, 10 कैरेक्टर्स के बाद फाइंड करना स्टार्ट कर लो। पर फिलहाल यहाँ पे स्टार्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम 1 से ही इसे फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे 1 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें 17 मिल चुका है। 17 मीन्स कि आपने यहाँ पे जो एक्सेल मुझे दिया था वो इस डेटा में 17th पोजीशन पे आ रहा है। तो आप यहाँ पे कैरेक्टर्स को काउंट कर लो और एक्सेल आपको 17th पोजीशन पे ही मिलेगा। स्पेसेस भी इसमें काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट मान लें ये नसीब कोड स्टूडियो में मुझे यहाँ पे कोड का पोजीशन फाइंड करना है। तो इक्वल्स टू FIND फाइंड ब्रैकेट स्टार्ट। क्या फाइंड करना था, हमें कोड फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कोड। हाँ, ये केस सेंसिटिव है, तो अगर हम यहाँ पे छोटी BC में से कोड देंगे, फिर यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज और फिर इसे टेक्स्ट दे देंगे कि इस टेक्स्ट में हमें कोड को फाइंड करना है, फिर कोमा लगा के स्टार्ट नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। कहा जा रहा है इनवैलिड वैल्यू, कि आपने जो कोड वर्ड दिया था वो कोड वर्ड इसमें नहीं आ रहा, जो डेटा दिया था फाइंड करने के लिए वो डेटा इसमें नहीं आ रहा, पर इसमें तो वो डेटा मौजूद है, पर इसमें यहाँ पे स्टार्ट का लेटर कैपिटल है। तो डबल क्लिक करके हम कहेंगे कि चलो कैपिटल C में इसे फाइंड कर लो। जैसे इंटर करेंगे तो 7th पोजीशन बताया जा रहा, स्टार्ट की 6 कैरेक्टर्स और 7th पोजीशन पे यहाँ पे कोड आ रहा होगा। तो फाइंड फंक्शन को हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए, वो भी टेक्स्ट के इनसाइड, और ये केस सेंसिटिव है। तो ये मेरे पास टेक्स्ट था और यहाँ पे भी जो हम फाइंड कर रहे हैं वो भी टेक्स्ट है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट और डेटा के इनसाइड फाइंड करने के लिए फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। डेटा को फाइंड करने के लिए हम मैच फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट के इनसाइड कुछ ढूंढने के लिए फाइंड फंक्शन का यूज़ करते, पर अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है और बहुत सारे सेल्स के इनसाइड आपको किसी भी स्पेसिफिक डेटा का पोजीशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमें एग्जांपल में बताया गया है कि फाइंड मैंगो पोजीशन, हमें मैंगो का पोजीशन फाइंड करना है। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 सेल्स है, तो जाहिर है मैंगो का पोजीशन यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू मैच ब्रैकेट स्टार्ट। तो मैच फंक्शन में पैरामीटर में सबसे पहले मांगा जा रहा है यहाँ पे लुकअप वैल्यू कि क्या फाइंड करने जा रहे हो। तो हम यहाँ पे इसे कहेंगे कि हमें मैंगो फाइंड करना है, मैंगो यहाँ पे टाइप करते हैं। इसके बाद कोमा यूज़ करेंगे। कहा जा रहा है लुकअप एरे दे दो, डेटा दे दो, कहाँ पे है वो डेटा जिसमें आपको मैंगो फाइंड करना है। तो यहाँ पे रहा ये डेटा
सिर्फ हमने वही डेटा देना है जिसमें मैंगो आ रहा है। इस तरह आप एक्स्ट्रा डेटा सेलेक्ट नहीं करोगे, इससे आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो हमने सिर्फ वही डेटा देना है जिसमें मैंगो आ रहा है। तो हम इस तरह मल्टीपल सेल्स भी इसे सेलेक्ट करके दे सकते हैं, जितना डेटा होगा उतना ही सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद कोमा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैच टाइप, और इसमें हमेशा हम यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के साथ जाएंगे और फिर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आंसर में हमें 2 मिल चुका है। 2 मीन्स कि जो रेंज हमने इसे दिया था उस रेंज में सेकंड पोजीशन पे मैंगो आ रहा है। यहाँ पे हमें कुछ डेटा दिया गया है और इस डेटा को अगर हमें कॉलम से रो में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए ट्रांसपोज फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे नेम हेडिंग और फिर नीचे 2 नाम आ रहा है। और अगर हमें और भी डेटा एंट्री करनी है और भी नाम, एज और सिटी टाइप करने हैं तो हम इस तरह नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा है वो कॉलम वाइज आ रही है। मान लें ये 3 सेल का जो डेटा है, जैसे कि नेम, नसीब और लकी, ये मुझे कुछ इस टाइप का चाहिए, रो में चाहिए। सेम इसी तरह एज का जो डेटा है वो मुझे कुछ इस तरह से रो में चाहिए। सेम इसी तरह सिटी का जो डेटा है वो मुझे कुछ इस तरह से रो में चाहिए। तो यहाँ स्टार्ट में हेडिंग्स आ जाएंगे और इसके बाद रो वाइज यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ट्रांसपोज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लगा लेते हैं अपना ट्रांसपोज फंक्शन। तो इक्वल्स टू ट्रांसपोज सेलेक्ट करके टैब की प्रेस करेंगे और एरे मीन्स मल्टीपल डेटा इसे दे देना है। तो ये पूरा डेटा हम इसे दे देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा था कॉलम वाइज, वो डेटा यहाँ पे रो वाइज कन्वर्ट हो चुका है। अब यही सेम डेटा को कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑप्शन भी मिल जाता। अब डेटा को सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C कॉपी, यहाँ पे हमने कर्सर रखा और इसके बाद टॉप पे क्लिक कर ले। पेस्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा ट्रांसपोज, इस पर क्लिक कर ले। ये फॉर्मेटिंग के साथ आपको डेटा पेस्ट करके दे देगा, पर जो डेटा यहाँ पे कॉलम में आ रहा था वो यहाँ पे इस वक्त रो में आ रहा है। अब ये सेम डेटा आप Ctrl+C वापस कॉपी कर ले, यहाँ पे हमने कर्सर रखा, वापस चले जाएंगे वही सेम ऑप्शन की तरफ, पेस्ट, और पेस्ट में ट्रांसपोज। तो आप पेस्ट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं डेटा का डायरेक्शन चेंज करने में, पर हाँ ट्रांसपोज फंक्शन सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जाता है डेटा को साइड वाइज दिखाने के लिए। तो ये डेटा था कुछ इस तरह से कॉलम की शक्ल में, पर हमने इसे रो का डायरेक्शन दे दिया यूजिंग ट्रांसपोज फंक्शन। पेस्ट का ऑप्शन यूज़ करके आप डेटा को रो वाइज या तो फिर डेटा को कॉलम वाइज डायरेक्शन दे सकते हो। एक्सेल में डेटा का पोजीशन फाइंड करने के लिए हम मैच एंड फाइंड फंक्शन को कवर कर चुके हैं। मान लें रिक्वायरमेंट कुछ यूँ आ चुकी है कि हमें डेटा को फाइंड भी करना है प्लस उसको यहाँ पे फिल्टर भी करना है, किसी स्पेसिफिक सेल को डेटा को फिल्टर करके यहाँ पे दिखाना है और अलग करना है डेटा में से। तो इसके लिए हम इंडेक्स, रो एंड कॉलम का कम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो ये 3 फंक्शन एक साथ काम कर रहे होते। रो एंड कॉलम फंक्शन बहुत ही ईजी है। तो आप इक्वल्स टू रो ब्रेकेट स्टार्ट, हमने यहाँ पे लिखना था रो ब्रेकेट स्टार्ट। रो फंक्शन का काम है डेटा का आपको रो बताना। जैसे यहाँ पे इस सेल में कुछ डेटा आ रही है तो इसका रो नंबर मुझे चाहिए, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका रो नंबर हमें बताया जाएगा। सेम इसी तरह कॉलम काम कर रहा होता है, तो इक्वल्स टू कॉलम ब्रेकेट स्टार्ट, और इस डेटा का कॉलम नंबर मुझे चाहिए, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका कॉलम नंबर हमें बताया जाएगा। ये 2 फंक्शंस को हम कंबाइन करके इंडेक्स के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले इंडेक्स को समझते, तो इक्वल्स टू इंडेक्स ब्रेकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे एरे मांगा जा रहा, एरे मीन्स डेटा और रेफरेंस मीन्स डेटा। तो हमने यहाँ पे इसे डेटा दे देना है कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके, पूरा डेटा हमने सेलेक्ट करना है, इसे दे देना है। इसके बाद कोमा, नेक्स्ट यहाँ पे रो नंबर, जैसे मुझे यहाँ पे लाहौर इसे निकाल के यहाँ पे दिखाना है, फिल्टर करना है, तो इसका यहाँ पे रो नंबर 2 आएगा, तो हम यहाँ पे 2 टाइप करते, फिर कोमा। नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम नंबर, ये यहाँ पे 3rd कॉलम में आ रहा है तो हम यहाँ पे 3 टाइप करते, सी के लिए 3। कॉलम यहाँ पे सी टाइप नहीं करोगे, सी का यहाँ पे नंबर टाइप करोगे, तो सी यहाँ पे 3rd नंबर पे आ रहा है तो 3 टाइप करते। इसके बाद वापस कोमा, एरिया नंबर मांगा जा रहा, तो मान लें आपने यहाँ पे एक रेंज ये सिलेक्ट किया है, एक और रेंज इसी तरह नीचे आ रहा है, इसी तरह एक और रेंज आ रहा है नीचे। आपने यहाँ पे मल्टीपल रेंजेस सेलेक्ट किए हो, तो उसमें से किस रेंज में आपको वो डेटा फाइंड करना है, वो रेंज नंबर आप यहाँ पे और वो एरिया नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे। फिलहाल हमारे पास एक ही रेफरेंस है और एक ही एरिया है, तो हम यहाँ पे 1 टाइप करते हैं और इसके बाद एंटर करेंगे, तो लाहौर ये फिल्टर करके हमें दे देगा। डबल क्लिक करके इसे वापस ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जो रो नंबर है और कॉलम नंबर है ये हम मैनुअल खुद से टाइप कर रहे हैं, पर मान लें डेटा कुछ ऐसे कॉलम में आ रहा है जिसका नंबर हमें पता नहीं है। फिलहाल यहाँ पे सी का नंबर 3 आ रहा है तो इजिली हम काउंट कर पा रहे हैं, पर यहाँ पे जो ये डेटा है मान लें कुछ इस तरह से आगे जाके यहाँ पे आ रहा है डेटा, तो इसका नंबर क्या रहेगा। तो ये काम हम यहाँ पे कॉलम फंक्शन से करवाएंगे। तो ये डेटा वापस यहाँ से सेलेक्ट करके एक दफ़ा डिलीट करते, इक्वल्स टू इंडेक्स ब्रेकेट स्टार्ट, और हम यहाँ पे इसे रेंज देंगे। अगर मल्टीपल रेंजेस में आपको डेटा फाइंड करना है तो आप इस तरह एक दफ़ा और पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, एक रेंज इसे सेलेक्ट करके देंगे, फिर कोमा, फिर दूसरा रेंज इस तरह सेलेक्ट करके देंगे, फिर कोमा, फिर इसी तरह तीसरा रेंज इस तरह सेलेक्ट करके देंगे। तो आप यहाँ पे कुछ इस तरह से मल्टीपल रेफरेंसेस सेलेक्ट करके इसे दे सकते, और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज कर लो, और ब्रैकेट के जस्ट बाहर हमने कोमा यूज़ करना है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे 3 रेफरेंसेस इसे दे दिए कि इन 3 रेफरेंसेस में हमें वो स्पेसिफिक डेटा फाइंड करना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे
रो नंबर बताना है तो ये काम हम इस रो वाले फंक्शन से करवाएंगे, शायद ये था। और यहाँ पे लिखते हैं रो ब्रैकेट स्टार्ट और वो सेल देंगे जिसमें डेटा आ रहा है, वो सेल इस तरह सेलेक्ट करके इसे दे देते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके हमने कॉमा यूज करना है। नेक्स्ट कॉलम नंबर मांगा जा रहा तो वापस कॉलम फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, वही सेम सेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे भी और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट फिर वापस हम कोमा यूज़ करके यहाँ पे एरिया नंबर भी दे सकते, पर अगर आप यहाँ पे कोमे की जगह पे ब्रैकेट को क्लोज करोगे और एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे ये वाली जो डेटा है वो फिल्टर होके मिल जाएगी। डबल क्लिक करके इसे वापस ओपन करते हैं। मैं यहाँ से ब्रैकेट को हटा के कोमा लगा के एरिया नंबर भी दे सकता हूँ। जैसे कि मुझे डेटा यहाँ पे सेकंड एरिया के इनसाइड फाइंड करना है तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर। अब जो सेकंड एरिया है और जो थर्ड एरिया है या जो सेकंड और थर्ड रेफरेंसेस उसमें डेटा नहीं आ रहा तो ज़ाहिर उसके लिए हमें हमेशा 0 शो होगा। तो हम यहाँ पे वापस 1 टाइप करके इंटर करेंगे तो यही सेम डेटा हमें यहाँ पे दिखाया जाएगा। इंडेक्स, रो एंड कॉलम फंक्शंस का हम यूज़ करके टेबल में से कोई स्पेसिफिक डेटा कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। नंबर्स के ऊपर काम करने के लिए एक्सेल के इस लेक्चर में नंबर्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और यूजफुल फंक्शन सीखने वाले जो डेली ऑफिस वर्क, डेटा एंट्री, स्टैटिस्टिक और कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम डिफरेंट टाइप के नंबर्स के रिलेटेड फंक्शंस कवर करेंगे और ये तमाम फंक्शंस एक्सेल में प्रोफेशनल लेवल कैलकुलेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कन्वर्ट फंक्शन से। कन्वर्ट फंक्शन को यूज़ किया जाता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में डेटा को और नंबर्स को कन्वर्ट करने में। जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा आ रहा है सेंटीमीटर में, मान ले मुझे इसे कन्वर्ट करना है इंचज़ में, तो इसके लिए हम यहाँ पे कन्वर्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो इक्वल्स टू कन्वर्ट ब्रैकेट स्टार्ट और सबसे पहले ये नंबर मांग रहा है तो नंबर मीन्स डेटा, तो हम यहाँ पे वो डेटा सेलेक्ट करेंगे जो हमें कन्वर्ट करना है, तो ये डेटा सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रॉम यूनिट, ये डेटा किस यूनिट में आ रही है। बहुत सारे टाइप के यहाँ पे आपको यूनिट्स दिए जाते हैं, तो आप इनमें से वो यूनिट जिस यूनिट में ये डेटा आ रही होगी वो सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल इस केस में सेंटीमीटर है तो हम डबल कोट्स लगा के CM सेंटीमीटर टाइप करेंगे और फिर डबल कोट्स यहाँ पे क्लोज, फिर वापस कोमा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो सेंटीमीटर में आपने डेटा दिया है ये किस यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है, टू विच यूनिट। तो हम यहाँ पे वापस डबल कोट्स में यहाँ से सिलेक्शन भी कर सकते हैं जिस यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कि फ़िलहाल इंचेस, तो हम यहाँ पे इंचेस सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो 10 सेंटीमीटर इंचेस में 3.9 इंचेस के इक्वल होता है। इसी तरह सेम 20 सेंटीमीटर का फाइंड करना है तो हम इसे यहाँ पे ड्रैग करते। 20 सेंटीमीटर इक्वल्स होते हैं 7.8 इंचेस के। तो कन्वर्ट फंक्शन का यूज़ किया जाता है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में डेटा को कन्वर्ट करने के लिए। सीक्वेंस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं नंबर्स को ऑटोमेटिकली सीक्वेंस वाइज जनरेट करने के लिए। सीक्वेंस क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 कुछ इस टाइप के नंबर्स हमें जनरेट करने हैं, पर इसमें यहाँ पे आप रेंज भी दे सकते हैं। रेंज जैसे कि कितने रोज में आपको नंबर फिल करने हैं, कितने कॉलम्स में आपको नंबर फिल करने हैं, वो भी हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंस भी दे सकते हैं कि जो स्टेप्स होंगे जैसे कि 1 2, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो स्टेप है और डिफरेंस है वो 1 आ रहा, फिर 1 और 3 इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस और स्टेप 2 आ रहे, फिर 1 और 4 इन दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पे 3। सेम इसी तरह 1 और 5 के बीच में यहाँ पे जो डिफरेंस होगा और जो स्टेप्स होंगे वो यहाँ पे 4 आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे सीक्वेंस फंक्शन के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रेंज बनाया, इसी रेंज में हमने सीक्वेंस वाइज नंबर्स को जनरेट करना है, तो लगा लेते हैं इक्वल्स टू सीक्वेंस फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले रोज़, कितने रोज़ में ये नंबर फिल करने हैं, तो हम यहाँ पे 10 रोज़ दे देते। फिलहाल डिपेंड करता है कि आप कितने रोज़ में ये नंबर फिल करते, मैंने यहाँ पे 10 टाइप किया, कोमा। नेक्स्ट कितने कॉलम्स में आपको ये नंबर फिल करने हैं, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स मैंने बनाए। आप यहाँ पे 3 कॉलम्स 4 कॉलम्स जितने भी कॉलम्स में नंबर फिल करना चाहते हो तो वो कॉलम्स नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे इस केस में 2 आ रहे तो 2 कॉलम्स, फिर वापस कोमा। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर स्टार्ट कहाँ से करने हैं, तो हम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ और वापस कोमा। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप्स, कितने स्टेप्स का आपने डिफरेंस क्रिएट करना है 2 नंबर्स के बीच में, तो फिलहाल एक ही यहाँ पे स्टेप का डिफरेंस क्रिएट करना, तो एक ही लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। तो यहाँ पे हमें 1 से लेकर 20 तक नंबर्स मिल चुके हैं। अब मान लें मुझे 1 के बाद यहाँ पे 3 चाहिए, 3 के बाद 5 चाहिए, 5 के बाद 7, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे ओपन करते। ये लास्ट में स्टेप्स आ रहे हैं तो इस स्टेप में हम यहाँ पे लिख लेते 2 और फिर इंटर। तो 1 3 5 7, तो ओवरऑल यहाँ पे जितने भी नंबर्स हमें दिख रहे ये ओड नंबर्स आ चुके हैं। डबल क्लिक करके यहाँ पे आप कॉलम्स इंक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे कि 2 कॉलम्स पर मैं डेटा 3 कॉलम्स में चाह रहा हूँ तो 3 कॉलम्स, तो यहाँ पे डेटा 3 कॉलम्स में आ जाएगा। तो लिमिट हमेशा यहाँ पे रोज और कॉलम्स का होता है। नंबर्स कहाँ तक जनरेट होंगे वो यहाँ पे हम नहीं बता रहे, हम सिर्फ बता रहे कि इतने रोज में और इतने कॉलम्स में नंबर फिल कर लो। अब इतने रोज और कॉलम्स में जितने नंबर्स आ सकते थे उतने ही नंबर्स हमें यहाँ पे जनरेट करके दिए जाते। तो सीक्वेंस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं नंबर्स को ऑटोमेटिकली
सीक्वेंस वाइज जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे मोड और मोड मल्टीपल और मोड सिंगल। ये फंक्शन यूज़ होते हैं फाइंड द मोस्ट रिपीटेड नंबर्स इन अ लिस्ट। तो इस लिस्ट में कोई भी रिपीटेड नंबर फाइंड करने के लिए हम इसी फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हेडिंग में कहा जा रहा है रिपीटेड नंबर फाइंड करके दे दो, तो हम यहाँ पे इक्वल्स टू MODE मोड और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद नंबर्स मांगे जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इसे पूरा डेटा दे देना है कुछ इस टाइप का। और जैसे इंटर करेंगे तो इस रेंज में और इस डेटा में इस रेफरेंस में सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर 10 है। तो 10 इस वक्त यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइम्स यहाँ पे 10 आ रहा है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे रिपीट किया 2 को, तो 1 2 3 और यहाँ पे ये आ जाएगा 4 5 और फिर 6 7 और ये हो जाएगा 8। तो 8 टाइम्स हमने यहाँ पे 2 को भी रिपीट किया, पर इसने 2 नहीं दिखाया क्योंकि इसका काम है सिर्फ एक ही नंबर, टॉप का एक ही नंबर दिखाना जो कि मल्टीपल टाइम्स इस रेंज में रिपीट हुआ हो। पर अगर आप चाहते हैं 2 भी दिखाना चाहिए तो इसके लिए फिर हम मल्टीपल रिपीटेड नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें भी यही सेम फंक्शन यूज़ होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू मोड और मोड मल्टीपल यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। इसी को हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद हमने इसे डेटा दे देनी है, तो ये डेटा पूरा सेलेक्ट करेंगे और जैसे इंटर, तो यहाँ पे इस रेंज में 2 ऐसे नंबर्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स इस रेंज में रिपीट किए गए। तो एक होगा 10 और दूसरा होगा यहाँ पे 2। अब ये सेम काम आप यहाँ पे इस फंक्शन से भी कर सकते हो, इक्वल्स टू मोड और फिर यहाँ पे सिंगल भी आ रहा है। मोड सिंगल भी होता और मोड मल्टीपल भी होता, पर अगर आप सिर्फ मोड लिखते हो तो इसका मतलब सिंगल ही होता है, ये आपको सिंगल वैल्यू फाइंड करके दे रहा होता। इसके सामने डॉट लगा के सिंगल लिख सकते हो, SNGL शॉर्ट में सिंगल, और इसके सामने MULT मल्टीपल लगा के आप मल्टीपल वैल्यूज, रिपीटेड मल्टीपल वैल्यूज को भी फाइंड कर सकते हो। तो हम यहाँ पे वापस इसे रेंज देंगे कुछ इस तरह से और एंटर करेंगे, तो एक ही नंबर ये हमें यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है जो इस रेंज में मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया गया हो। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 3 फंक्शंस देखे और इन 3 फंक्शंस को यूज करते हैं फाइंड द मोस्ट रिपीटेड नंबर इन अ लिस्ट। सबसे पहला फंक्शन मोड था और दूसरा फंक्शन था मोड मल्टीपल और तीसरा फंक्शन था यहाँ पे मोड SNGL। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे वापस मोड आ जाता, पर इस मोड में और उस मोड में फ़र्क होगा, इसके लास्ट में ई नहीं आ रही। पर इस टाइप के मोड फंक्शन को हम यूज़ करते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। रिमाइंडर जैसे मान लें यहाँ पे हमें 10 नंबर दिए गए हैं और इसे हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 5 ज़ा 10 और यहाँ पे नीचे क्या बचा, नीचे यहाँ पे 0 बचा और यही 0 तो हमारा रिमाइंडर होता है। तो जब भी आपको यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड करना है तो मोड फंक्शन। एक और एग्जांपल देख लेते, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 11 और फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 में यहाँ पे 11 होता नहीं है, तो 2 का पाड़ा अगर हम यहाँ पे 5 तक पढ़ ले तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पे 1 रह जाएगा और यही 1 हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर होगा। तो ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कि डिवीजन के बाद क्या बचा वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे मोड फंक्शन का यूज़ करते। तो इक्वल्स टू MOD ब्रैकेट स्टार्ट और हमने यहाँ पे सबसे पहले नंबर दे देना है, तो यहाँ पे नंबर, फिर कोमा, नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइज़र दे देना है। डिवाइज़र मीन कि किस पे आपने ये नंबर डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 2 टाइप करते। ऊपर देख लो यहाँ पे हेडिंग में भी कहा जा रहा है नंबर और डिवाइडेड बाय 2, तो नंबर आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर हमें चाहिए और क्या रिमाइंडर रहेगा। इंटर करते हैं तो यहाँ पे अगर 12 है और 12 2 पे डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। पर मान लें यहाँ पे मैं 13 लिख लेता हूँ और इंटर करूँगा, तो 13 अगर डिवाइड करोगे 2 पे तो इसका रिमाइंडर यहाँ पे रह जाएगा 1। इसी तरह वापस 14 भी पूरा डिवाइड हो सकता है। अगर हम यहाँ पे 2 लिख लेते हैं इंटर, तो 2 भी इस पे पूरा डिवाइड हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 और 3 में यहाँ पे वापस हमारा रिमाइंडर 1 रहेगा। तो जब भी आपको रिमाइंडर फाइंड करना है कि डिवीजन के बाद क्या बचा, तो इसके लिए हम यहाँ पे मोड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है यहाँ पे मीडियन नाम का। तो फाइंड द मिड वैल्यू बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर्स के बीच में मिडल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम मीडियन फंक्शन का यूज़ करते। मीडियन फंक्शन दरमियान का नंबर निकालने के लिए खुद का कैलकुलेशन भी परफॉर्म करता। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2, और इसका मुझे मिडिल नंबर फाइंड करना है। तो 10 और 20 का मिडिल नंबर 15 होगा, तो इक्वल्स टू, और हमने यहाँ पे एक नंबर इसे दे देना है और फिर कोमा, यहाँ पे दूसरा नंबर इसे देंगे और इसके बाद इंटर। तो हमें कहा जा रहा है कि इन दोनों नंबर्स के बीच का और जो मिडिल नंबर है वो 15 रहेगा। जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे 3, 1 और 3 का मिडिल नंबर 2 रहेगा। सेम इसी तरह यहाँ पे मीडियन फंक्शन काम करता। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4 नंबर्स आ रहा है, इन 4 नंबर्स का हमें मीडियम नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए इक्वल्स टू
सबसे पहला नंबर 2 आ रहा है फिर कोमा, दूसरा नंबर 4 आ रहा है फिर कोमा, तीसरा नंबर 6 आ रहा है फिर कोमा, लास्ट नंबर यहाँ पे 8 आ रहा है और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते। तो ये हमें कह रहा है कि 2 और 8 के बीच में जो मिडल नंबर है वो यहाँ पे 5 रहेगा। अब इसने किया क्या, यहाँ पे 2 इसी तरह सेम रखा और फिर जो 8 है 8 को लास्ट में रखा और जो दरमियान के यहाँ पे जो दो वैल्यूज़ है ये दो वैल्यूज़ इसने जमा कर लिए। इन दोनों को अगर जमा कर लो ऐड कर लो तो यहाँ पे 10 आंसर आ जाता। फिर यही सेम 10 को डिवाइड कर लो 2 पे तो आंसर में हमें यहाँ पे 5 मिल जाएगा और वही आंसर हमें यहाँ पे इसने दिखाया। मीडियन फंक्शन का हम यूज़ करते हैं दो नंबर्स की बीच की वैल्यू और मिडल वैल्यू फाइंड करने के लिए। एक्सेल में नंबर्स में अगर डेसिमल वैल्यूज़ हमें मिल जाता या डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स हमें मिल जाते तो उसके साथ काम करने के लिए 3 टाइप के फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, राउंड, फ्लोर और सीलिंग। यहाँ पे कुछ डेटा आ रहा है और इसमें डेसिमल पॉइंट्स आ रहा है। इन डेसिमल पॉइंट्स को कैसे दिखाना है उसके लिए ये 3 फंक्शंस हमारा हेल्प करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे राउंड फंक्शन, तो इक्वल्स टू राउंड और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे नंबर और वो डेटा हमें इसे दे देना है जिसमें डेसिमल पॉइंट आ रहे हो, जैसे कि इस केस में यहाँ पे ये नंबर और इसके बाद कोमा यूज़ करते। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स मांगे जा रहे कि कितने डिजिट्स आपको पॉइंट के बाद दिखाने। फिलहाल मुझे यहाँ पे 0 दिखाने और फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते। अब यहाँ पे हमें 100 दिखाया जा रहा है, इसने वैल्यू को यहाँ पे राउंड अप कर लिया और बाकी डेटा के लिए इसे यहाँ पे ड्रैग करते। यहाँ पे हमें 99 दिख रहा है, यहाँ पे भी हमें सिर्फ और सिर्फ 99 दिख रहा है। तो यहाँ पे 100 क्यों, यहाँ पे 99 क्यों दिखाया जा रहा, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ रूल फॉलो करता। राउंड कह रहा है कि पॉइंट के बाद अगर मुझे 0, 1, 2, 3, 4 इन नंबर में से कोई भी नंबर मिल जाता तो मैं इक्वल्स टू इसे 0 काउंट करता हूँ। पर अगर 4 के ऊपर 5, 6, 7, 8 और 9 अगर इनमें से पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू मिल जाएगी तो इसे इक्वल्स टू 1 काउंट किया जाएगा। यही रूल्स यहाँ पे राउंड फंक्शन फॉलो करता। जैसे यहाँ पे इस केस में यहाँ पे 9 दिखा इसे, तो इसने 9 को इक्वल्स टू 1 काउंट किया और यहाँ पे ये 9 इक्वल्स टू 1 और वो ऐड किया गया इस 99 में और 100 बन चुका है। यहाँ पे इसने पॉइंट के बाद देखा कि वैल्यू यहाँ पे 5 से कम आ रही है तो इसे 0 के इक्वल काउंट किया गया है, सिर्फ आपको 99 दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और सेम इसी तरह यहाँ पे 1, तो 1 को भी 0 के इक्वल और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें 99 दिखाया जा रहा। अब मान लें मैं यहाँ पे डेटा चेंज करता हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है इसमें मैं टाइप करता हूँ 5, पॉइंट के बाद 5 आ रहा है फिर भी हमें 100 दिखाया जा रहा है। और अगर हम यहाँ पे 5, 6, 7 या इसमें से कोई भी नंबर टाइप करते, जैसे कि 6 मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया तो यहाँ पे 6 भी इक्वल्स टू 1 होता है। पर मान लें यहाँ पे 5 से वैल्यू जैसी नीचे चली जाएगी, जैसे कि 4 एंटर, तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1 और 0 को इक्वल्स टू 0 काउंट किया जा रहा है। अब राउंड फंक्शन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राउंड करने में आपका हेल्प नहीं करता। अगर आप पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज 3 वैल्यूज जितने भी दिखाना चाहते हो उसके लिए भी राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। डबल क्लिक करके इसे ओपन करेंगे तो मैंने कहा यहाँ पे आप टोटल ओवरऑल इस डेटा को राउंड अप कर लो। मुझे यहाँ पे डेसिमल के बाद वैल्यू नहीं चाहिए तो ये अपना यहाँ पे फार्मूला लगा के वैल्यूज को यहाँ पे राउंड कर रहा है। पर मान ली यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, 2 मीन्स के इस डेटा में डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, वो डेसिमल पॉइंट सिर्फ और सिर्फ हमें 2 दिखाने। इंटर करते, फिलहाल यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 1 ही आ रहा है तो 1 ही यहाँ पे दिखाया जा रहा और बाकी डेटा के लिए यहाँ पे इसे ट्रैक करते। यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स के बाद वैल्यूज आ रहे थे तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज दिखाए जा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये राउंड फंक्शन काम कर रहा होता। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है फ्लोर, और फ्लोर जैसे जमीन, और यहाँ पे अगर पॉइंट के बाद जो वैल्यूज आ रहे हैं आप इसे इग्नोर करना चाहते, चाहे वो वैल्यू 0 हो चाहे वो वैल्यू 9 हो, इनमें से कोई भी वैल्यू आप उसे 0 के इक्वल काउंट करना चाहते तो यहाँ पे फ्लोर फंक्शन सिर्फ आपको नॉन डेसिमल वैल्यू दिखा देगा और बाकी का जो डेटा है वो डिलीट कर लेता है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू फ्लोर ब्रैकेट स्टार्ट, तब सिर्फ फ्लोर लिख लो या तो फिर फ्लोर मैथ लिख लो, दोनों का काम सेम होगा। मैथ में आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइप के पैरामीटर्स का ऑप्शन मिल जाता। फिलहाल यहाँ पे इसे डेटा दे देते हैं और इंटर करेंगे तो इसने यहाँ पे 4 को इक्वल्स टू 0 मान लिया। अगर मान ले मैं यहाँ पे 4 को एडिट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम 9 टाइप करते हैं, इंटर, तो और कर ले, अब भी हमें यहाँ पे 99 दिख रहा है क्योंकि फ्लोर यहाँ पे पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज है उसे 0 के इक्वल काउंट कर रहा। और राउंड फंक्शन भी यहाँ पे हमें 99 दिखा रहा है क्योंकि हमने राउंड फंक्शन में कहा कि डेसिमल के बाद हमें 2 वैल्यूज चाहिए, 2 वैल्यूज दिखाने हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये 2 वैल्यूज दिखाने की कोशिश कर रहा। पर अगर 0 करते तो जाहिर है ये 9 इसमें ऐड होकर आपको सिर्फ 100 दिखाया जाएगा और यहाँ पे वैल्यूज राउंड हो जाएंगे। अब बाकी डेटा के लिए इसे हम यहाँ पे ट्रैक करते तो सभी में ये यहाँ पे पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है उसे 0 के इक्वल काउंट कर रहा है। तो जब भी आप पॉइंट के बाद वैल्यूज को इग्नोर करना चाहते हो, चाहे वो वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो, तो फ्लोर फंक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे सीलिंग फंक्शन, और ये फ्लोर का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ये अगर ज़मीन है तो ये छत रहेगा और इक्वल्स टू सीलिंग, और सीलिंग आप सेलेक्ट कर ले या तो फिर सीलिंग मैथ सेलेक्ट कर ले, इसमें आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं। और हम यहाँ पे वापस इसे डेटा सेलेक्ट करके देंगे और इंटर करेंगे।
अब फ्लोर के केस में यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर इसे 0, 1, 2, 3, 9 कोई भी नंबर दिखा वो इक्वल्स टू इसे 1 मान रहा है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू ये 1 हो जाता और ये 1 इसमें ऐड होके हमें यहाँ पे 100 दिखाया जा रहा है। और बाकी डेटा के लिए इसे यहाँ पे ड्रैग करते हैं। तो सभी डेटा में यहाँ पे पॉइंट के बाद जो भी नंबर आया इसने उसे इक्वल्स टू 1 काउंट कर लिया और यहाँ पे उसे 100 बना के और राउंड करके हमें यहाँ पे डेटा दिखाया जा रहा। तो जब भी आप पॉइंट के बाद वैल्यूज़ को इग्नोर करना चाहते हो तो फ्लोर, पॉइंट के बाद वैल्यूज़ को 1 के इक्वल काउंट करना चाहते हो तो सीलिंग, पॉइंट के बाद वैल्यूज़ को रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहते हो तो आप राउंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। ये सारे फंक्शन यहाँ पे नंबर्स के ऊपर काम करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, पर टेक्स्ट के लिए भी यहाँ पे 2 फंक्शंस मजीद कवर करते हैं। एक होगा चूज और दूसरा होगा एड्रेस। चूज फंक्शन का हम यूज़ करते हैं आइटम्स में से इंडेक्स नंबर के बेस पे किसी एक स्पेसिफिक आइटम को दिखाने के लिए। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे ये आ रहा है, तो अगर हम इंडेक्स नंबर 1 लिखते हैं तो इन ऑप्शंस में से सिर्फ और सिर्फ स्मॉल दिखना चाहिए, या तो सिर्फ मीडियम या तो फिर सिर्फ लार्ज। तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस देना है और ऑप्शंस के बेस पे किसी एक ऑप्शन को दिखाने के लिए, किसी एक आइटम को दिखाने के लिए हम चूज फंक्शन का यूज़ करते हैं। इक्वल्स टू यहाँ पे लिख लेते हैं चूज ब्रैकेट स्टार्ट और सबसे पहले इंडेक्स नंबर। हम इंडेक्स नंबर यहाँ पे डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ और फिर कोमा। नेक्स्ट यहाँ पे वैल्यू 1 हमने इसे दे देना है डेटा में से, तो ये फर्स्ट वैल्यू, कोमा ये सेकेंड वैल्यू, कोमा ये थर्ड वैल्यू, और इसके बाद वापस आपको मजीद वैल्यूज़ देने, तो इसी तरह कोमा लगा के आप वैल्यूज़ को इस तरह सेलेक्ट कर सकते हो। इस केस में ओवरऑल डेटा में 3 ही वैल्यूज़ आ रहे हैं और 3 ही आइटम्स आ रहे हैं, तो हम यही 3 सेल्स यहाँ पे कोमा सेपरेशन के साथ सेलेक्ट कर चुके और एंटर करेंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स पे यहाँ पे स्मॉल आ रहा है और ऑप्शंस में से हमें स्मॉल मिल चुका, पर यहाँ पे जो 1 लिखा आ रहा है इसको मैं यहाँ पे ख़त्म करके इसे यहाँ पे इंडेक्स नंबर वाला सेल दूंगा, क्योंकि इस सेल में हम जो भी नंबर टाइप करेंगे उसके बेस पे यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट हो। एंटर करते, फिलहाल यहाँ पे हमें इनवैलिड वैल्यू दिखाया जा रहा है क्योंकि इंडेक्स नंबर खाली है। तो हम यहाँ पे 1 टाइप करेंगे इंटर, तो 1 पे यहाँ पे स्मॉल मिल चुका है। 2 टाइप करेंगे इंटर, तो 2 पे मीडियम, और 3 टाइप करेंगे इंटर, तो 3 पे यहाँ पे हमें लार्ज मिल चुका। तो आप यहाँ पे लिस्ट में से कोई स्पेसिफिक ऑप्शन इंडेक्स नंबर के बेस पे दिखाना चाहते हो तो इसके लिए आपका हेल्प करेगा यहाँ पे चूज फंक्शन। एड्रेस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं किसी स्पेसिफिक सेल का एड्रेस फाइंड करने के लिए। जैसे मान लें यहाँ पे डेटा नाम का सेल आ रहा है, इसका एड्रेस फाइंड करना है, तो इसका एड्रेस होगा Y236, पर यहाँ से भी आप ये कंफर्म कर सकते हो और इसके लिए एड्रेस फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं। मान लें डेटा के इनसाइड हमें ये सेल सेलेक्ट करना है, तो फिर डायरेक्टली टाइप तो वहाँ पे करेंगे नहीं, हम एड्रेस फाइंड करने के लिए एड्रेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। इक्वल्स टू एड्रेस ब्रैकेट स्टार्ट, और रो नंबर मांगा जा रहा है, तो वो सेल जिसका एड्रेस फाइंड करना है वो किस रो में आ रहा है, तो यहाँ पे ये आ रहा होगा 236 रो में, तो यहाँ पे 236 टाइप करते, इसके बाद कोमा। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कॉलम नंबर इस वाले सेल का क्या होगा, तो ये जो Y है Y का पोजीशन 25 आता है लेटर्स में, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। तो हमें कहा जा रहा है कि इस सेल का यहाँ पे जो एड्रेस है वो Y236 होगा। यहाँ पे डॉलर सिंबल यूज़ करने का मतलब ये रहेगा कि अगर आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो जब भी आप डेटा के साथ एड्रेस फंक्शन के थ्रू किसी सेल का एड्रेस फाइंड करोगे तो इस तरह ड्रैग करने से, अगर डेटा को ड्रैग करना है, आप ये सेल ड्रैग नहीं करना चाहते, तो कुछ इस तरह से आप डॉलर सिंबल्स लगा सकते हो। डॉलर सिंबल का मतलब कि इस सेल को फिक्स किया जाए, आप ड्रैग कर रहे हो पर ये सेल ड्रैग नहीं होना चाहिए। जैसे मान लें यहाँ पे मैं कुछ डेटा लिख लेता हूँ वापस, और यहाँ पे मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और फिर वापस इंटर करने पे यहाँ पे हमें डेटा दिखाया जा रहा है, पर जैसे हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो नीचे हमें 000 दिखाया जा रहा है। पर मान लें ये डेटा वाला सेल मुझे यहाँ पे भी दिखाना है, तो यहाँ पे पोजीशन को फिक्स करने के लिए हम डबल क्लिक करके डेटा को वापस ओपन कर सकते हैं और डेटा को सिलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड से F4 की प्रेस करेंगे। F4 की में यहाँ पे डॉलर सिंबल्स आ जाएंगे, तो इस कॉलम का और इस रो के सामने आपको डॉलर सिंबल्स मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये कॉलम और ये रो फिक्स हो चुकी है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसे ड्रैग कर ले तो हर एक सेल में सेम डेटा और सेम सेल हमें यहाँ पे सिलेक्ट होके मिलेगा। अब अगर हमें ये डॉलर सिंबल्स वापस हटाने तो डबल क्लिक करके इसे ओपन कर ले। आप इस तरह मैनुअल इसे डिलीट कर सकते हो, या तो फिर सेलेक्ट करके अपनी कीबोर्ड से वापस F4 की प्रेस कर लो। यहाँ पे F4 की से इसने डॉलर सिंबल सिर्फ रो के सामने लगाए, तो मतलब कॉलम फिक्स नहीं होगा। ड्रैग करने पे कॉलम चेंज हो सकता है पर रो चेंज नहीं होगा। और वापस डेटा को सिलेक्ट करके F4 की, इसने यहाँ पे इस दफ़ा कॉलम के सामने ये डॉलर सिंबल लगाया, तो इसका मतलब रो चेंज होगा पर यहाँ पे कॉलम चेंज नहीं होगा, कॉलम फिक्स हो जाएगी। पर हम यहाँ पे डेटा को सिलेक्ट करके F4 की, तो इससे यहाँ पे जो डॉलर सिंबल्स थे, जो फिक्सिंग था, वो ख़त्म हो चुका है। एंटर करोगे, वापस ड्रैग करोगे तो इससे हम यहाँ पे 00 हमें दिखाए जाएंगे। और जैसे हम लास्ट सेल पे डबल क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट किया था, और जैसे ही ड्रैग करेंगे तो इसका अपोजिट जो भी सेल होगा वही यहाँ पे हमें सेलेक्ट होकर दिख रहा है। पर फिक्स करने के लिए F4 की का हम यूज़ कर सकते हैं।